अध्याय 366 इतिहास की सबसे महंगी दीर्घायु औषधि। शिया के आत्मविश्वास के विपरीत जोसेफ का मूड उदास था। कास्टर परिवार द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले संयुक्त वाणिज्य मंडल द्वारा उसके वाणिज्य मंडल को लगातार किनारे कर दिया गया था। मेलन परिवार ने अचानक उसका विरोध किया। शिया के दमन के साथ डार्क मून एस्टेट में उसके लिए विकास की गुंजाइश कम होती जा रही थी। इतना ही नहीं, रेड स्पिरिट एस्टेट की तरफ वह कनिता के विभिन्न तरीकों का विरोध करने में लगभग असमर्थ था। ये तरीके उसके पिता जोश द्वारा बताए जाने चाहिए थे। ये स्पष्ट रूप से राजधानी को रहस्य बताने की उसकी सजा थी। आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों के कारण जोसेफ की भूख और नींद दोनों चली गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वर्षों की कड़ी मेहनत से तैयार की गई नींव और भी कमज़ोर होती जाएगी। देर सवेर यह ढह ही जाएगी। अब स्थिति को संभालने की एकमात्र उम्मीद उसके सहयोगी अगाइल की योजना ही थी। जोसेफ ने अगुइल की योजना के अनुसार शिया के साथ धीरे धीरे संघर्ष को बढ़ावा दिया था। उसने जानबूझकर खुद को किनारे पर धकेलने का रुख भी दिखाया था। इसने कई छोटे परिवारों को, जिन्होंने बुरे हालात देखे थे, मेलन परिवार का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया था। वे खुले तौर पर या गुप्त रूप से राजकुमारी रॉयल के प्रति सद्भावना दिखाने लगे थे। बेशक जोसेफ ने इतने सालों में जो असली नींव जमा की थी वह इस स्तर से कोसों दूर थी। अगर वह शिया के साथ लंबी लड़ाई लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लेता तो वह कम से कम 10 साल तक टिक सकता था। लेकिन संघर्ष में मरने जैसी निष्क्रिय स्थिति, जाहिर है, जोसेफ नहीं चाहता था। उसे न सिर्फ इस मुश्किल से उबरना था बल्कि उसे हालात भी बदलने थे। समस्या यह है कि अभी तक क्लोक गैंग में कोई हलचल नहीं हुई है। क्या मुझे धोखा दिया जा रहा है? क्या अगाइल मुझे इस्तेमाल कर रहा है? हालांकि इस बारे में सोचने के बाद अगुइले, जो बीलज़ेबूब राजपरिवार का उत्तराधिकारी था, के पास डार्क मून की शक्ति को पूरी तरह से शिया के नियंत्रण में जाते देखने का कोई कारण नहीं था। जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा, डार्क मून बीलज़ेबूब राजपरिवार के पुनरुत्थान का सबसे महत्वपूर्ण आधार था। पिछली योजनाओं की श्रृंखला ठीक इसी उद्देश्य से थी। इस बीच भावी लाल आत्मा स्वामी जोसेफ एक अद्वितीय प्रवक्ता थे। इसी दौरान रॉयस ने खबर दी कि क्लोक गैंग धीरे धीरे नाइट मार्केट और अखाड़े के लिए पैसे इकट्ठा करने लगा है। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो चल रहा है। जोसेफ एक विचारशील व्यक्ति था जो आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं करता था। वासाशा के अतीत को देखते हुए उसने रॉयस को अगुइल की योजना के बारे में नहीं बताया, कहीं ऐसा न हो कि वह उजागर हो जाए। रॉयस की रिपोर्ट सुनकर जोसेफ को अपने दिल में आत्मविश्वास महसूस हुआ, मानो उसने अपने मन का एक बड़ा बोझ उतार दिया हो। एगाइल ने काम करना शुरू कर दिया है। हर कदम योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अंत में शिया के साथ पूरी तरह से दांव लगाकर मैं डार्क मून को सचमुच नियंत्रित कर सकता हूँ। उस समय अगर मैं रेड स्पिरिट में अपनी स्थिति अस्थायी रूप से खो भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस सहयोगी के पास मेरे पिता जोश के खिलाफ कई और कदम उठाने के प्लान हैं। साथ में राजधानी के रीजेंट ऑब्सीडियन की प्रशंसा, मेरे पिता और छोटे भाई को हराना, साथ ही लाल आत्मा भगवान के सिंहासन पर चढ़ना एक सपना नहीं है। जोसेफ, जो अब शांत हो गया था, आखिरकार एक अनोखी मुस्कान बिखेर रहा था। उसे लगा जैसे उसके दिल का कोहरा छट गया हो। उसने रॉयस को सब कुछ व्यवस्थित करने का आदेश देना शुरू कर दिया ताकि वह अगली नियमित बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत कर सके। हालांकि उसे नहीं पता था कि रॉयस ही वह जासूस अगुइल था जिसे बहुत पहले उसके पास रखा गया था। जहां तक वासाशा की बात है, वह पहले से ही रॉयस की असली पत्नी थी। चेनरुई की योजना दरअसल जोसेफ को एक गड्ढा खोदकर खुद ही नीचे कूदने देने की थी। अब जबकि गड्ढा धीरे धीरे खुद रहा था, वह बस जोसेफ के कूदने के लिए एक बेहद मुश्किल कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। और हाँ, यह उसकी अपनी मर्जी से किया गया काम था। गिरते हुए एंजल की राजधानी। लॉर्ड मीटिंग आखिरकार खत्म हो गई। जब लॉर्ड्स फंड जुटाने के लिए एस्टेट लौट आए तो ऑब्सीडियन ने राजधानी के परिवारों को एक ऐसी ही मीटिंग के लिए बुलाया। बड़े परिवारों को चार्ल्स के बारे में कुछ अंदरूनी जानकारी बहुत पहले से पता थी। उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि इस तरह का धन उगाहना उस रहस्यमयी इंसान से मिलने वाले फ़ायदों से जुड़ा है, इसलिए यह निश्चित रूप से एक बड़ा और लाभदायक सौदा होगा। चार्ल्स को अपने पक्ष में करने में नाकाम रहने के बावजूद ज़्यादातर फ़ायदे रीजेंट ऑब्सीडियन को मिलने वाले थे, लेकिन अब फ़ायदे बांट दिए गए थे। सभी को भारी मुनाफा मिल सकता था। यह एक बहुत अच्छा नतीजा था। बड़े परिवारों की प्रतिक्रिया के तहत परिवारों ने मिलकर काम किया और ऑब्सीडियन ने एक बार फिर भारी धनराशि जुटाई। बेशक सबसे बड़ा शेयरधारक रीजेंट खुद था। दिन ब दिन जायदाद और पारिवारिक धन इकट्ठा होता गया। यह एक आश्चर्यजनक खगोलीय आंकड़ा था। जिन लोगों के पास ये धन है वे सचमुच सुपर रिच कहलाने के हकदार हैं। यहाँ तक कि ऑब्सीडियन भी खुद को लुभाने से नहीं रोक पाया। हालांकि रीजेंट रॉयल हाइनेस सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि सत्ता और उससे भी ज्यादा चाहते थे। हालांकि यह धनराशि आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़ी थी, लेकिन भविष्य के मुनाफे की तुलना में ये बहुत छोटी थी।
सत्ता में बैठे व्यक्ति को तात्कालिक हितों से धोखा नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसे आगे की ओर देखना चाहिए। उसका सहयोगी चार्ल्स भी ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए। प्रकाश आशीर्वाद के शरीर के साथ शाही परिवार के नाजायज बेटे के रूप में उसने एक महान उद्देश्य के लिए दानवलोक में प्रवेश किया। यह अपने आप में एक महान साहस था। चार्ल्स मानव जगत की उत्तराधिकार योजना की सफलता के बावजूद ये सहयोग ओब्सीडियन और उसके द्वारा नियंत्रित फॉलन एंजल साम्राज्य के लिए अद्वितीय लाभ लेकर आएगा। इसके अलावा दोनों पक्षों ने एक समानता अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए। ये बिल्कुल त्रुटिरहित था। ओब्सीडियन की उत्सुकता भरी प्रतीक्षा में 1 महीने से भी ज्यादा समय बाद आखिरकार चार्ल्स की आकृति महल के द्वार पर प्रकट हुई। ये समाचार सुनकर ओब्सीडियन बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से महल से बाहर निकलकर उसका स्वागत करने लगा और इस सहयोगी का पूरे हॉल में स्वागत किया। माफ कीजिए महाराज, मैं कुछ विशेष कारणों से कुछ दिन देर से आ रहा हूं। चेन रूई ने झुककर मुस्कुराया। कोई बात नहीं, ओब्सीडियन ने जवाब में सिर हिलाया। अब दोनों हनीमून पीरियड में थे, जिसमें वे एक दूसरे के दोस्त थे, इसलिए ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। महाराज, धन संग्रह कैसा रहा? सब कुछ ठीक है, यह उम्मीद से भी कहीं ज्यादा है। आपके सहयोगी होने के नाते मैंने आपको निराश नहीं किया। ओब्सीडियन ने हल्के और विनम्र स्वर में लेकिन थोड़ी आत्मसंतुष्टि के साथ कहा। इतने कम समय में इतने सारे स्रोतों से इतना सारा धन इकट्ठा करना, उसे गिनना और इकट्ठा करना वाकई आसान नहीं था। उसने बहुत मेहनत की थी। महामहिम की कार्यकुशलता सचमुच प्रशंसनीय है। चेन रूई ने कहा, मैं भी इतना भाग्यशाली हूं कि महामहिम के लिए एक अनमोल उपहार ला पाया। ओब्सीडियन उसके इस कथन का इंतजार कर रहा था। जब उसने चेन रूई को एक डिब्बा निकालते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। और हाँ, उसमें काले रंग की औषधि की एक बोतल नाजुक लेबल के बगल में चुपचाप पड़ी थी। उस पर दीर्घायु औषधि शब्द खुदे हुए थे। ओब्सीडियन की आंखों में एक चमक सी थी। जैसे ही उसने कॉक खोलकर उसे सूंघा, उसके दिल में एक अजीब सी स्फूर्ति का एहसास हुआ, मानो वह पल भर में 10 साल जवान हो गया हो। हाँ, यह जरूर कोई दीर्घायु औषधि होगी। ओब्सीडियन ने अपने मन में उमड़ते उत्साह को दबा लिया। इस बार वह इस अनमोल औषधि को, जो जीवन को लंबा खींच सकती है, कतई बर्बाद नहीं करेगा, जैसा उसने पिछली बार महापुनरुत्थान औषधि के साथ किया था। उसके लिए, जो मर रहा था, दानवलोक में कई वर्षों से खोई हुई काली औषधि को किसी भी कीमत पर खरीदना असंभव था। ये बोतल एक दीर्घायु औषधि है जिसे मेरे शिक्षक ने हाल ही में 100% शुद्धता के साथ सफलतापूर्वक तैयार किया है। ये फिर से 100% है। ग्रैंड मास्टर सुन सिमियाओ के पास वाकई अथाह कौशल हैं। ओब्सीडियन ने ईमानदारी से कहा। एक प्रकार का काला पोषण जीवन में केवल एक बार ही लिया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से इसकी शुद्धता जितनी अधिक होगी, यह उतना ही दुर्लभ होगा। दीर्घायु पोषण लेने के बाद मैं अपनी आयु को अधिकतम तक बढ़ा सकता हूँ। मेरे गुरु जैसे महागुरु ने भी कई असफलताओं का सामना किया है और उच्चतम स्तर की ऐसी महाकाली औषधि बनाने के लिए बहुत सारे मानसिक और आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया है। अफसोस, आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। ये हमारे पक्ष में सबसे बड़ा समर्थन जोड़ने के बराबर है। महाराज, चूंकि आपने कॉक खोल दिया है, इसलिए इसे तुरंत लेना ही बेहतर है, अन्यथा समय के साथ औषधि का असर कम हो जाएगा। ऐसा होता है कि मैं यहाँ हूँ। अगर कुछ असामान्य हुआ तो आप मुझे, झूठे को, पकड़ सकते हैं और कड़ी सजा दे सकते हैं। दरअसल ये वाक्य सच था। कभी कभी कोई वाक्य जितना ज्यादा सच्चा होता, लोग उस पर उतना ही कम विश्वास करते। ईमानदारी, विश्वसनीयता और हास्यबोध। चार्ल्स, तुम कमाल के इंसान हो। कोई आश्चर्य नहीं कि राजधानी का सबसे खूबसूरत डेविल स्नेहफूल तुम्हारे जाने के बाद थोड़ा विचलित हो गया है। पता चला कि किसी झूठे ने उसका दिल चुरा लिया है। ओब्सीडियन ने मजाक किया। उसने अपने हाथ में रखी औषधि की बोतल को देखा, एक पल सोचा और आखिरकार उसे पीने के लिए सिर उठाया। थोड़ी देर बाद ओब्सीडियन की आधी तिरछी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी बैंगनी पुतलियों में एक जोरदार झटका लगा। अपनी शक्ति के स्तर पर उसे एक खास तरह की स्फूर्ति का एहसास हुआ, लेकिन अब वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के कार्यों में सूक्ष्म बदलाव और कई छोटे छोटे पुराने जख्म अपने आप भर रहे थे। इससे भी ज्यादा जरूरी, अजीब सा एहसास, जो कि लंबी उम्र का होना चाहिए, कम से कम 200 साल बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि मैं अगले 200 सालों तक फॉलन एंजल साम्राज्य पर कब्जा कर सकता हूँ। शक्ति एक अच्छी लत है। एक बार जब आप इसे थाम लेते हैं तो आप इसे कभी नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि ओब्सीडियन ने कभी नहीं सोचा अगर सब कुछ खो गया तो फिर उसे 20,000 साल और मिलने पर भी क्या फायदा। ये 100% शुद्ध सुपर दीर्घायु औषधि है। एक बार जब इस तरह की औषधि दानव क्षेत्र में प्रकट होगी तो यह निश्चित रूप से सभी को दीवाना बना देगी। शुरुआत में ओब्सीडियन ने सोचा था कि एकत्रित की गई धनराशि इतनी बड़ी है कि यह पूरे साम्राज्य को हिला देगी। अब ये थोड़ी छोटी लग रही थी। इस सुपर औषधि के साथ, जो कि अंतिम थी, लगभग कोई जोखिम नहीं था।
निवेश चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, ये निश्चित रूप से इसके लायक था। महामहिम की उपस्थिति को देखकर मुझे लगता है कि अब मुझे गुप्त जेल जाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चेन रूई ने ऑब्सीडियन को आत्मविश्वास से जवाब दिया और एक इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, चार्ल्स, शायद हमारा सहयोग एक दूसरे के लिए सबसे भाग्यशाली बात होगी। जब तक ये योजना सफल होती है, हम अपनी अपनी जातियों के इतिहास में दर्ज हो जाएंगे और पीढ़ियों तक आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं। ऑब्सीडियन के पूरे मानसिक दृष्टिकोण में गुणात्मक परिवर्तन आ गया था। उसका मनोबल अभूतपूर्व रूप से ऊंचा था। चेन रूई मुस्कुराता हुआ सा लग रहा था, लेकिन मन ही मन मजाक कर रहा था। सबसे भाग्यशाली नहीं, बल्कि सबसे बदकिस्मत। बेशक, ये तुम्हारे लिए है। इसके अलावा दीर्घायु औषधि की बोतल इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। हालांकि कुछ चीज़ों की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं आंकी जा सकती, लेकिन ये दानव लोक के इतिहास की सबसे महंगी काली औषधि की बोतल होनी चाहिए। वह अपने दिल में साफ जानता था कि ऑब्सीडियन के उत्साह की जड़ ये थी कि दोनों पक्ष रिश्ते में एक दूसरे का परस्पर उपयोग करते थे। चार्ल्स एक कैदी से एक महत्वपूर्ण अतिथि बन गया, ठीक उसके फायदे की वजह से। अब जबकि दोनों के हित एक दूसरे से जुड़ गए थे, समृद्धि और हानि दोनों को प्रभावित करेगी। इसलिए ऑब्सीडियन को भी उम्मीद थी कि सहयोगी सफल हो सकते हैं और दीर्घकालिक काली औषधियों की आपूर्ति का स्रोत बन सकते हैं। अन्यथा ऑब्सीडियन चार्ल्स की सफलता या असफलता की परवाह नहीं करता। जरूर, चेन रूई हल्के से मुस्कुराए। एक और खबर है जो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इस बार मैं इसलिए देर से पहुंचा क्योंकि मैं शिक्षक के साथ उनके एक करीबी दोस्त, जो मैकेनिक्स के ग्रैंड मास्टर हैं, से मिलने गया था। ग्रैंड मास्टर ने एक खास अवज्ञाकारी कलाकृति में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी। खुशखबरी ने ऑब्सीडियन की दिलचस्पी जगा दी। मैकेनिक्स के ग्रैंड मास्टर, क्या आज वाकई भाग्यशाली दिन है? क्या फॉलन एंजल की तलवार की समस्या के सुलझने की भी उम्मीद है? दरअसल चेन रूई के देर से आने की वजह सुश्री परी ड्रैगन थी, जिनका प्रयोग जोरदार दौर में था, इसलिए उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। हालांकि राजधानी की योजना इस समय सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी थी और उसे वहां से निकलना ही था, इसलिए उसने कोई रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश की। आखिरकार वह चुपके से फॉलन एंजल राजधानी पहुंच गया। ऑब्सीडियन के आश्चर्य भरे चेहरे को देखकर चेन रूई ने शांति से कहा, महाराज, इतनी जल्दी खुश मत होइए। हालांकि मैकेनिक्स के ग्रैंड मास्टर में मेरे गुरु के समान ही शक्ति है, फिर भी आपकी स्थिति का केवल मौखिक वर्णन निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। मूल बात जानने के लिए विशिष्ट अवलोकन किए जाने चाहिए। आपका मतलब है कि आपको गिरे हुए देवदूत की तलवार को दूर ले जाने की जरूरत है? ऑब्सीडियन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और शांति से पूछा। चेन रूई जानता था कि सामने वाला पक्ष जरूर इस पर शक करेगा, लेकिन इस बार उसका सबसे अहम मकसद बड़ी रकम थी। फॉलन एंजल की तलवार बस एक चीज़ थी जो उसे रास्ते में मिल सकती थी, लेकिन वह छोटी मोटी बातों को अपनी मूल योजना में बाधा नहीं बनने देगा। उसने सिर हिलाया और ऑब्सीडियन को दिलासा देते हुए कहा, हालांकि महागुरु दानव क्षेत्र की कलाकृति का अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन फॉलन एंजल की तलवार तो फॉलन एंजल साम्राज्य की कलाकृति है। इसे इंसानी दुनिया के बाहरी लोग कैसे छीन सकते हैं? उस महागुरु ने मुझे कलाकृति में कुछ दिखावट और बदलावों को रिकॉर्ड करने और उनका पता लगाने के लिए खासतौर पर एक जादू डिटेक्टर दिया था। फिर मुझे बस उस जादू डिटेक्टर को वापस लाने की ज़रूरत है ताकि मैं असल बात जान सकूं। जब ऑब्सीडियन ने यह सुना तो उसका दिल अचानक शांत हो गया। ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है, एक बार जब कलाकृति का मूल मिल जाए। फिर मानव ने आगे कहा, बेशक, बशर्ते कि महाराज मुझ पर भरोसा करें और मुझे डिटेक्टर का उपयोग करके कलाकृति का निरीक्षण करने दें। मुझे स्वाभाविक रूप से चार्ल्स पर पूरा भरोसा है। ऑब्सीडियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त का सबसे स्वागत करने से पहले मुझे लगता है कि हमें पहले धन का हस्तांतरण पूरा कर लेना चाहिए। रास्ते में हम मेरे लूसीफर शाही परिवार की सबसे बड़ी कलाकृति स्वॉर्ड ऑफ फॉलन एंजल पर एक नज़र डाल सकते हैं। चेन रूई जल्दी से उठ खड़ा हुआ, आपके बाद महाराज। ऑब्सीडियन ने चेन रूई को कई स्तरों से होते हुए महल के गुप्त तहखाने तक पहुंचाया। सबसे बड़े गुप्त तहखाने में चेन रूई ने एक बड़ा पहाड़ देखा। किसी देश के गुप्त भंडार के रूप में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह काले क्रिस्टल सिक्कों का पहाड़ है, लेकिन यह अंतरिक्ष कंगन और अंतरिक्ष के छल्ले का पहाड़ है। अकल्पनीय रूप से बड़ी रकम। चेन रूई ने अपने हाथ में रखी सूची और बड़े पहाड़ को देखा। एक पल के लिए वह हक्का बक्का रह गया। जब वह पगलियों के खजाने में था तो उसे लगा कि यह उसके जीवन में अब तक देखी गई सबसे ज्यादा धनराशि थी। हालांकि अब उसे एहसास हुआ कि यह जीवन तो बस शुरुआत थी। माफ़ करना, अभी अभी मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई। अगर मैं कैंपलॉट परिवार को नहीं, बल्कि पूरे ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य को भी इतनी बड़ी रकम लाकर दे दूं, तो भी ये बहुत बड़ी रकम है जो धरती हिला देने वाली है। चेन रूई जल्दी से संभल गया। उसने अपनी तेज धड़कनों को दबाया और कुछ हद तक आत्महीनता से मुस्कुराया।
इस तरह की स्पष्टवादिता ने ओब्सीडियन का विश्वास और समर्थन जीत लिया है। आपकी तो बात ही छोड़िए, मैं रीजेंट होने के नाते भी इतनी बड़ी रकम देखकर ललचाए बिना नहीं रह सकता। इस पैसे से काली औषधियों का पहला बैच आसानी से बनाया जा सकता है। हमारी योजना भी सबसे सफल कदम उठाएगी, चेन रूई ने कहा, और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। चेन रूई बोलते हुए पहाड़ के सामने की ओर चला गया। उसके हाथों में एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मन ही मन कोई मंत्र पढ़ रहा हो। फिर उसने हाथ हिलाए। पहाड़ धीरे धीरे सपाट और रहस्यमय ढंग से सिकुड़ता गया और अंततः गायब हो गया। वाकई कमाल का हुनर, ओब्सीडियन तारीफों के पुल बांध रहा था। एक अंतरिक्ष उपकरण आमतौर पर अंतरिक्ष उपकरणों को संग्रहित नहीं कर सकता, लेकिन चार्ल्स की शक्ति किसी प्रकार का अंतरिक्ष जादू होना चाहिए जो दानव लोक में खो गया हो। वह मानव जगत का कुलीन होने के योग्य है। चेन रूई के दिल में एक अदम्य उत्साह उमड़ पड़ा। लंबे समय से सोची जा रही यह सबसे बड़ी योजना अनगिनत उतार चढ़ावों से गुजरी है। अब आखिरकार यह सफलतापूर्वक पूरी होने जा रही है। इतनी बड़ी रकम पाकर ओब्सीडियन उसे एक और गुप्त तिजोरी में ले गया। उसने एक जटिल जादुई घेरा खोला। इस गुप्त तिजोरी की सुरक्षा पिछले बड़े पहाड़ से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। उसमें बस एक ही चीज थी, पत्थर के चबूतरे पर तैरती तलवार। तलवार की मूठ सुंदर और नाजुक थी, जिसके सिरे पर बैंगनी रंग का रत्न जड़ा था। तलवार की आंख पर दो स्वर्गदूतों की आकृतियां थीं जो एक दूसरे के पीछे एक लगी हुई थीं। तलवार का शरीर सफ़ेद था और उस पर दो अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे। इसकी सादगी रहस्यमयी शक्ति से भरपूर थी। लूसीफर शाही परिवार की सर्वोच्च कलाकृति फॉलन एंजल की तलवार। ओब्सीडियन की निगाहों के नीचे चेन रूई धीरे धीरे गिरे हुए देवदूत की तलवार की ओर बढ़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अनुमति मांगते हुए ओब्सीडियन की ओर सिर घुमाया। ओब्सीडियन ने सिर हिलाया। 7 कलाकृतियों की कथा स्वयं दानव देवता द्वारा निर्मित महाकलाकृतियां हैं। सामान्य कलाकृतियों के विपरीत इन्हें अंतरिक्ष में समाहित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अंतरिक्ष जादू भी काम नहीं करेगा। अगर किसी भी स्थिति में चार्ल्स कुछ गलत व्यवहार भी कर दे तो मेरे एक दानव अधिपति के देखते रहने पर कुछ भी होना असंभव है। चेन रूई ने दिव्य तलवार को छुआ। जैसे ही उसने ब्लेड को छुआ, उसे एक अजीब सी प्रतिकर्षण शक्ति का एहसास हुआ। विचार बदलने के साथ उसने अपनी शक्ति बढ़ा दी। हालांकि तलवार की प्रतिकर्षण शक्ति भी बढ़ गई। जब उसने और जोर लगाया तो गिरे हुए देवदूत की तलवार की रोशनी चमक उठी। चेन रूई बहुत चौंक गया। झटके से उसका हाथ पीछे हट गया। उसे एक अजीब सी शक्ति का आक्रमण महसूस हुआ और उसका हाथ हल्का कांप उठा। ये स्थिति ओब्सीडियन की उम्मीद से परे नहीं थी, क्योंकि सदियों से वह अनगिनत बार दीवार से टकरा चुका था। चार्ल्स को असफल होते देख उसे चार्ल्स के प्रति सहानुभूति रखते हुए खुशी का एहसास हुआ। ओब्सीडियन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, यह मेरे लूसीफर परिवार की कलाकृति है, लेकिन दुर्भाग्य से जब भी मैं इसे नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा, यह अनाम शक्तिशाली शक्ति मुझे हमेशा अस्वीकार कर देगी। ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि यह कलाकृति मुझे पहचान नहीं पा रही है। मुझे नहीं पता कि मैकेनिक्स के ग्रैंड मास्टर के पास इसका कोई समाधान है या नहीं। चेन रूई को अजीब लगा क्योंकि वह 2 शाही परिवारों की 7 कलाकृतियों के संपर्क में आ गया था। दानव कवच को छोड़ दें तो ईश्वर भक्षी मुखौटा एक संपूर्ण कलाकृति थी जिसे महाशक्ति ने एक अविभाज्य अंग बना दिया था। दोनों कलाकृतियों में से किसी में भी इस तरह की अजीब प्रतिकर्षण शक्ति नहीं दिखी। चेन रूई ने अपनी शक्ति को समायोजित किया, गहन विश्लेषण कौशल को चालू किया और फिर से कोशिश की। नतीजा फिर भी वही अस्वीकृत। जितना ज्यादा बल वह लगाता, प्रतिरोध उतना ही मजबूत होता। यहाँ तक कि इसमें एक अजीब प्रतिकर्षण शक्ति भी थी। जब उसे कलाकृति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तो चेन रूई को अपने दिल में एक अकथनीय परिचय का एहसास हुआ। बहुत परिचित। उसने तुरंत एक वस्तु निकाली और उसे कई हिस्सों में बांट दिया। उसने उसे फॉलन एंजल की तलवार के चारों ओर रख दिया। दोनों वस्तुएं धीरे धीरे एक मंद रंग की रोशनी से चमक उठीं, जो एक दूसरे से प्रतिध्वनित होकर एक अजीब सी आकृति बना रही थीं। जैसे जैसे रोशनी बदलती गई, फॉलन एंजल की तलवार ने आखिरकार प्रतिक्रिया की और थोड़ी सी फ्लोरोसेंट रोशनी से चमकने लगी। ओब्सीडियन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। मैंने अनगिनत तरीके आजमाए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी फॉलन एंजल की तलवार को विशेष अवस्था में नहीं ला सका। अब चार्ल्स तो बस थोड़ी सी छेड़छाड़ से ऐसी असामान्यता पैदा कर सकता है। अगर चार्ल्स की पहचान मानव जगत से न होती और उसे मानव राजपरिवार का प्रकाश आशीर्वाद शरीर न मिलता, तो ओब्सीडियन को सचमुच शक होता कि वह लूसीफर राजपरिवार के शाही वंश से है भी या नहीं। ओब्सीडियन इस बार और भी हैरान था। उसने अपनी सांस रोक ली, कहीं चार्ल्स की कोशिश में खलल न पड़ जाए। जरूर मैकेनिक्स ग्रैंड मास्टर की चीज़ों का ही कोई खास असर होता है। इस तरह शायद फॉलन एंजल की तलवार का राज खोलने की उम्मीद जगी है। ओब्सीडियन वास्तव में आधा सही था। चेन रूई ने जादुई वस्तुओं में एक अप्रत्याशित रहस्य का पता लगाया। फॉलन एंजल की तल्वार की शक्ति से परिचित अनुभूति,
प्राचीन रूनों की शक्ति है। सटीक रूप से कहें तो यह एक मोहर है। यदि चेन रूई रेनबो वैली में नहीं जाता और ज़ोला का अनुसरण करके प्राचीन रूनों को नहीं सीखता तो वह इस रहस्य को कभी नहीं खोज पाता। ऐसा लगता है कि ओब्सीडियन को फॉलन एंजल की तलवार द्वारा पहचाना नहीं जा सका है, न केवल उसकी अपनी योग्यता और रक्तवंश की ताकत के कारण, बल्कि मुख्य कारण यह है कि इस कलाकृति को प्राचीन रूनों से सील कर दिया गया है। ईश्वर भक्षी मुखौटे और मायावी दानव ढाल पर समान मोहरें नहीं हैं। मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी की मृत्यु के बाद गिरी हुई परी की तलवार ओब्सीडियन के हाथों में आ गई, तो क्या इन प्राचीन रूनों की मोहर मध्यरात्रि सूर्य द्वारा डाली गई थी? उस समय मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी दानव लोक में सर्वोच्च शक्ति थे। वे अर्धदेव लोक के दानव सुप्रीमो के बेहद करीब थे। उनकी शक्ति वर्तमान सर्वोच्च शक्ति रायजेन से कहीं बेहतर थी। परी ड्रैगन के अनुसार प्राचीन रूनों को देवताओं की भाषा कहा जाता था। दानव लोक में बहुत कम लोग इसमें पारंगत हो पाए थे और ये लगभग लुप्त हो चुकी थी। क्या यह अप्रत्याशित था कि मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी अभी भी लुप्त प्राचीन रूनों में पारंगत थे? जैसा कि हम सभी जानते हैं, 300 साल पहले दानव लोक और मानव जगत के बीच हुए युद्ध में मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी ने दानवों के गठबंधन का नेतृत्व किया और 3 संत मानव शक्तियों को मारकर मानव जगत को भारी क्षति पहुंचाई। हालांकि संयोग से उनका सामना एक रहस्यमय मानव शक्ति से हुआ। वे पराजित हुए और उनकी मृत्यु हो गई। इससे दानवों की सेना, जिसका कोई नेता नहीं था, पराजित हुई और दानव लोक में वापस लौट गई। तो फिर मध्यरात्रि सूर्य के भगवान ने मरने से पहले अपने हथियार को सील क्यों कर दिया? नहीं, चेन रूई ने सिर हिलाया। प्राचीन रूनों के अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर यह मोहर जटिल और शक्तिशाली थी। ये पगलियों की मोहर से बेहतर थी। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जो एक दानव अधिपति स्तर का प्रदर्शन कर सकता था। एक रहस्यमय शक्ति संपन्न द्वारा जहरीले अजगर को मोहर लगाए जाने के दृश्य को याद करते हुए चेन रूई चौंक गया। अर्धदेव, यह मोहर कम से कम एक अर्धदेव स्तर की शक्ति संपन्न द्वारा डाली गई है। अतः मध्यरात्रि सूर्य के भगवान की मृत्यु का वास्तविक कारण यह नहीं है कि उन्हें मानव दुनिया में एक साधारण शक्तिशाली व्यक्ति ने मार डाला, बल्कि एक अर्धदेव स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति ने मार डाला। अगर कोई दानव अधिपति उच्च स्तरीय महाशक्ति है तो अर्धदेव स्तर भी उच्च स्तरीय महाशक्ति है। भले ही कोई दानव अधिपति की चरम अवस्था में हो, वह केवल ऐसे उच्च स्तरीय महाशक्ति के सामने ही अपना सिर झुका सकता है जो पहले से ही देवताओं के निकट हो। अर्धदेव स्तर की शक्तियां एक स्वतंत्र क्षेत्र हैं। हालांकि वे देवताओं की तरह चमत्कार दिखाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, वे ज्यादातर किंवदंतियों में ही मौजूद रहते हैं और शायद ही कभी दिखाई देते हैं। सामान्य परिस्थितियों में वे सामान्य विश्व व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह मानते हुए कि मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी को वास्तव में एक अर्धदेव शक्ति द्वारा मारा गया था, दानव लोक और मानव जगत के बीच युद्ध में कितने अर्धदेवताओं ने भाग लिया? या शायद अर्धदेव शक्ति की शक्ति ही दोनों लोकों के बीच विजय की कुंजी है? दानव लोक मानव जगत को क्यों नहीं हरा पाया? क्या इसका इस पहलू से कोई संबंध होगा? चेन रूई संदेह से भरा हुआ था। हालांकि उसने एक जबरदस्त रहस्य की रूपरेखा को छुआ था, फिर भी उसे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा इस महाशक्ति के सामने उसकी वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं थी। अगर उसकी शक्ति उस स्तर तक पहुंच पाती, तभी वह चांदी के बक्से सहित कोहरे के पीछे छिपे अज्ञात रहस्यों को चरणबद्ध तरीके से उजागर कर पाता। चेन रूई के प्राचीन रूनों का वर्तमान स्तर फॉलन एंजल की तलवार पर लगी मुहर को समझ नहीं पा रहा था। उसे बस इन रूनों में हो रहे बदलावों को ध्यान से देखना और रिकॉर्ड करना था और फिर ज़ोला की मदद से मुहर तोड़ने की कोशिश करनी थी। ये भविष्य में शिया के लिए फॉलन एंजल की तलवार और फॉलन एंजल साम्राज्य पर कब्जा करने का एक मौका बन सकता था। इस तरह ये बिल्कुल उसी बहाने से मेल खाता है जो मैंने पहले ओब्सीडियन को बताया था, लेकिन मैं वास्तव में इस बार भाग्यशाली रहा। चेन रूई के विचार बदल गए। वह सामान को दूर रखे बिना ही खड़ा हो गया। कैसे, चार्ल्स, क्या कोई रास्ता है? ओब्सीडियन ने उम्मीद से पूछा। महाराज, मैं यांत्रिकी में बिल्कुल साधारण हूँ। मैं केवल महागुरु के निर्देशों के अनुसार वस्तुओं का उपयोग करना जानता हूँ। ओब्सीडियन ने सोचा, मन ही मन हंसा कि वह बहुत अधीर है। हर कोई किसी न किसी चीज़ में माहिर होता है। अगर मैं व्यापार या राजनीति के बारे में पूछ रहा हूँ तो यह व्यक्ति जानकार हो सकता है। अपने महागुरु शिक्षक के साथ उसे फार्मेसी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वह आधा जानकार है। जहाँ तक यांत्रिकी का सवाल है तो उसके लिए उसमें पूरी तरह महारत हासिल करना नामुमकिन है। ओब्सीडियन को पता नहीं था कि उसके सामने खड़ा सहयोगी वह त्रिमूर्ति विशेषज्ञ मैकेनिक मास्टर और मैजिक सकल मास्टर था जिसने दानव क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। साथ ही मैकेनिक्स उद्योग द्वारा उसे ग्रैंड मास्टर बनने के सबसे संभावित व्यक्ति के रूप में भी सराहा गया था। हालांकि बात करें तो ये व्यक्ति न केवल मैकेनिक्स जानता था, बल्कि उपन्यासों और टीवी से सीखी गई कुछ साजिशें और तरकीबें भी जानता था। उसने अपने दैनिक जीवन में कुछ खाना पकाने के कौशल, किताबों और अभ्यास से सीखा हुआ थोड़ा अर्थशास्त्र और इंटरनेट से थोड़ा सैन्य ज्ञान वगैरह भी सीखा था।
चेन रुई का पिछला करियर वास्तव में एक ओटाकू था। माहौल ने उसे प्रशिक्षित किया। अगर उसके क्रॉसओवर का लक्ष्य सिर्फ दूसरी पीढ़ी का कोई आरामपसंद और अमीर इंसान होता जो मरने का इंतजार कर रहा होता, तो शायद उसकी एक क्षमताएं और योग्यताएं ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाली जाती। चेन रुई, यह मत कहो कि मैं बहुत बुरा हूँ। वास्तव में हर ओटाकू में दुनिया को बचाने की शक्ति है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्पेस टाइम प्रशासन उसे मौका देता है या नहीं। चेन रुई ने ऑब्सीडियन के हाव भाव में आए सूक्ष्म बदलावों को देखा और मन ही मन खुश हुआ। उसने कहा, मेरे विचार से जादुई वस्तुओं की प्रतिक्रिया के अनुसार काफ़ी उम्मीद की किरणें होनी चाहिए। महागुरु ने एक बार कहा था कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कलाकृतियों का डेटा लगातार इकट्ठा करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। मुझे हर दिन जादुई वस्तुओं में समायोजन और संचालन भी करने होंगे। मैं इन वस्तुओं को यहाँ रखूंगा। इन 3 दिनों में मैं महागुरु द्वारा प्रतिदिन बताए गए समय और चरणों के अनुसार काम करूंगा। मुझे उस समय तक महाराज को परेशान करना होगा। मैं ही तुम्हें परेशान कर रहा हूँ चार्ल्स, लेकिन मैं तुम्हारे साथ विनम्र नहीं रहूंगा। ऑब्सीडियन ने एक पुराने दोस्त की उदारता दिखाई, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर मुड़ा हो जिसने चेन रुई को गुप्त जेल में कैद करने का आदेश नहीं दिया था। इस कलाकृति की कुछ विशेषताओं को आवश्यकतानुसार दर्ज करने के बाद मैं चला जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं काली औषधियों का पहला बैच लाऊंगा तो मैं गिरे हुए देवदूत की तलवार से जुड़ी अच्छी खबर भी लाऊंगा। ऑब्सीडियन इन 3 दिनों में निश्चित रूप से फॉलन एंजल की तलवार पर कड़ी नज़र रखेगा। कलाकृति के अपहरण की संभावना बहुत कम थी। हालांकि चेन रुई के पास एक और विचार था। उसे इस पर कुछ तरकीबें अपनानी होंगी। हो सकता है कि भविष्य में महत्वपूर्ण क्षणों में यह कोई अप्रत्याशित चमत्कारी प्रभाव डाल सके। ऑब्सीडियन ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराया, 3 दिन। मुझे तुम्हारे लिए एक आरामदायक घर का प्रबंध करना चाहिए था, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास इससे भी अधिक आकर्षक और अद्भुत जगह है ना मेरे दोस्त? बिल्कुल। चेन रुई हल्के से मुस्कुराया, मानो ऑब्सीडियन उसे अच्छी तरह जानता हो, लेकिन वह मन ही मन उदासीन था। अब जब इतनी बड़ी रकम मेरे हाथ में है तो इसाबेला की कीमत शायद सिर्फ ब्रीज शैडो बूट्स ही है। इसके अलावा चार्ल्स 3 दिन में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, इसलिए कोई बनावटी खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि चेन रुई को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब ऑब्सीडियन ने उसे महल से बाहर भेजा तो उसके बाहर एक आलीशान गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। गाड़ी के बाहर एक लंबी स्कर्ट पहने, घुंघराले बालों और नीली आंखों वाली महिला खड़ी थी। वह धीरे से मुस्कुरा रही थी। वह चमकदार और मनमोहक थी। वह राजधानी का प्रसिद्ध डेविल स्नेह फ्लावर था। ऑब्सीडियन ने एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जिसे सभी लोग पहचानते थे। उसने चार्ल्स का कंधा थपथपाकर हौसला बढ़ाया। चेन रुई मन ही मन अपनी बदकिस्मती पर विलाप कर रहा था। चूंकि वह किसी भी तरह इस बदकिस्मती से बच नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी आंखों में हैरानी भरी नजरें डालते हुए आगे बढ़ गया। चेन रुई की योजना में ऑब्सीडियन का अंत कैसे होगा? क्या वह मर जाएगा या वह अपना सब कुछ खो देगा? चेन रुई ने ऑब्सीडियन को विदाई दी, इसाबेला के पीछे गाड़ी में बैठ गया और राजधानी के फूल के निवास पर आ गया। पिछली बार के मनमुटाव की तुलना में इसाबेला ज्यादा उत्साहित लग रही थी। उसने उसका हाथ थाम रखा था और वे अंदर तक आ रहे थे। यह उसी तरह की सार्वजनिक अंतरंगता थी। लॉर्डन जैसा कोई नासमझ बदमाश नहीं था जो उसे परेशान करने की हिम्मत कर सके। राजधानी के सभी बड़े परिवारों ने, यहाँ तक कि बड़े परिवारों ने भी चार्ल्स को उन लोगों की सूची में शामिल कर लिया था जिन्हें उकसाया नहीं जाना चाहिए। तुमने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया। इसाबेला उसे एक सीट पर ले गई। मैंने नौकरानी से तुम्हारी पसंदीदा अंगूर की वाइन और एक छोटा स्टेक तैयार करने को कहा है। आराम करो और बाद में खाना। मिस इसाबेला, चेन रुई इस व्यवहार से अभिभूत लग रही थी। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, है ना? पिछली बार तो आप मुझे देखना भी नहीं चाहती थीं। पिछली बार तुमने कहा था कि हम फिर से शुरू करेंगे, इसाबेला ने जवाब दिया। उसने अचानक अपना हाथ छोड़ दिया और उसे एक कड़वी नज़र से देखा। क्या सर चार्ल्स मुझे यह मौका दे सकते हैं? चेन रुई ने इसाबेला के कुछ पतले चेहरे को देखा। उसने पिछली बार शिया का सामना करने के दृश्य की कल्पना की और उसने धीरे से आह भरी, तुम्हारा वजन कम हो गया है। इस वाक्य में स्नेह और दया का भाव था। इसाबेला की आंखें कांप उठीं। उसने मानो छुपाने के लिए नीचे देखा। उसने अपना चेहरा छुआ। क्या ये बदसूरत है? ये शब्द तुम्हारे लिए कभी उपयुक्त नहीं रहा। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी अब भी मेरे दिल में है, फिर भी तुम हमेशा सबसे खूबसूरत और सबसे मनमोहक ताज़ा फूल हो। क्या मैं बहुत बेवफा आदमी हूँ? तुम झूठे हो। इसाबेला ने अपने होंठ काटे और कहा, तुम्हारी एक पत्नी है, फिर भी तुम यहाँ दूसरी औरतों का दिल चुराते हो। और तुम मूर्ख भी हो जो एक ऐसी औरत के सामने दूसरी औरत का जिक्र कर रहे हो जो विनम्र होना चाहती है। क्या तुम्हें नहीं पता कि औरतें ईर्ष्यालु होती हैं? ईर्ष्या? क्या ये दानव लोक के किसी गुरु की कहानी है? फैंग जुवानलिंग, लूसिफेर। चेन रुई के विचार भटक गए, लेकिन वह बेबसी से उपहास करने लगा।
लेकिन एक ऐसी मूर्ख औरत भी है जो जानती है कि इस आदमी की एक और औरत भी है, और वो जानती है कि वो दोनों दो दुनियाओं से हैं। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाती। इसाबेला की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसके हाथ उसकी स्कर्ट पर कस गए। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा, मानो वो अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही हो। अगर कोई डेमन रियल्म का ऑस्कर अवार्ड हो, तो यह महिला निश्चित रूप से प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रबल दावेदार है। इस तरह का अभिनय लगभग वास्तविकता के स्तर तक पहुंच सकता है। चेन रुई ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। वह बहुत सहयोगी था और उसने भावुक होकर उसका हाथ थाम लिया। मिस इसाबेला, हिलना मत, इसाबेला ने उसके हाथ से छूटते हुए कहा, लेकिन उसने धीरे से अपना माथा उसके कंधे पर टिका दिया। अपनी आंखें बंद करते हुए आंसू की एक बूंद सोफे पर गिर गई और चेन रुई की बांह पर गिर गई। काफी देर बाद उसकी हल्की लाल और सूजी हुई आंखें धीरे धीरे खुलीं। चार्ल्स, मैं थक गया हूँ। मैं बहुत महत्वाकांक्षी महिला हूँ, लेकिन आखिरकार मैं सिर्फ एक महिला हूँ। सिर्फ 3 वाक्य बीच बीच में बोले गए। ऐसा लग रहा था जैसे यह अचानक हुआ हो। चेन रुई के दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस औरत की भावनाएं असली थीं या नाटक। शायद एक बेहतरीन अभिनेता को अभिनय में पूरी तरह से एकाग्र होना पड़ता है। खैर, अभिनय तो बस अभिनय है, वह वास्तविक नहीं होता। मिस इसाबेला, मुझे यनी कहो। इसाबेला ने अपना सिर हल्के से ऊपर उठाया, मानो उसने कोई पक्का इरादा कर लिया हो। उसका चेहरा हल्के से ऊपर उठा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी लाल नीली आंखें थोड़ी धुंधली थीं। एथेना, क्या या शिया होती तो चेन रुई बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें चूमने की पहल कर देता, लेकिन ये तो इसाबेला थी। जैसे जैसे फूलों की हल्की सी खुशबू नज़दीक आती जा रही थी, चेन रुई अपने दिल में एक हल्की सी लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके लवेंडर जैसे होंठ उसके मुंह को छू गए थे। इसे भूल जाओ, मैं अभी नाटक का पूरा सेट बनाऊंगा। खैर, मेरे पास अभी भी 3 दिन हैं। वैसे भी यह मेरा पहला चुंबन नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही उनके होंठ मिले, इसाबेला, जिसने पहल की थी, थोड़ा कांप उठी। फिर उसने उसके होंठों पर जोर से चुंबन किया। शुरुआत एक हल्के चुंबन से हुई, फिर उनकी जीभें आपस में गुंथ गईं। चेन रुई को यह जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि इसाबेला का चुंबन कौशल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा अकुशल था। लगता है उसे बहुत कम अनुभव है। ये सही नहीं है। क्या वह एक जानी मानी सामाजिक महिला नहीं है? गले लगे दोनों लोगों की सांसें धीरे धीरे तेज होती गईं। चेन रुई को अपनी छाती पर 2 बड़े अंकोशों का दबाव महसूस हुआ और धीरे धीरे उसने अपने शरीर के एक खास हिस्से पर नियंत्रण खो दिया। उसने बेशर्मी से एक सामान्य पुरुष जैसी प्रतिक्रिया दी। ये ठीक नहीं है, हम सामान्य स्क्रिप्ट खेल रहे हैं, कोई एक्स रेटेड स्क्रिप्ट नहीं। क्या तुम सच में नहीं चाहती? इसाबेला की खूबसूरती शिया से मिलती जुलती है, खासकर उसकी परिपक्वता और मोहकता का अनोखा अंदाज जो बेहद मनमोहक था। अब जब वो खुद को पेश कर रही है, हालांकि चेन रुई को अपने पाखंड से घृणा थी, मानो वह मार्मिक लियुजिया हुई एक हो, फिर भी उसने इस भावुक दृश्य को बीच में ही रोकने का फैसला किया। ये निर्विवाद था कि पुरुष सोचने के लिए शरीर के निचले हिस्से पर निर्भर करते हैं, लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता या सभी पुरुष नहीं होते। इस समय सुपर सिस्टम से जहर की खोज की सूचना ने चेन रुई के मन को अचानक जगा दिया। उसके मन में चल रहे विचार अचानक गायब हो गए। जहर, निरंतर आभा रूपांतरण की मात्रा के संदर्भ में ये जहर काफी विषैला है। पता चला कि उसका उद्देश्य है। क्या वह सचमुच मुझे जहर देने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करती है? कैसा शैतानी फंदा! यकीनन ये किसी को मंत्रमुग्ध करते हुए जहर भी देता है। जैसे ही चेन रुई के विचार आगे बढ़े, जहर का रूपांतरण अस्थायी रूप से रुक गया। उसे अचानक बहुत कमजोरी महसूस हुई और लकवा भी महसूस हुआ। वह अपनी ताकत नहीं जुटा पा रहा था, वह हिल भी नहीं पा रहा था। इसाबेला ने धीरे से अपने स्नेही हाथ उसकी गर्दन से ढीले कर दिए। चेन रुई का शरीर अचानक सहारा खो बैठा और बेकाबू होकर सोफे पर गिर पड़ा। जब इसाबेला ने चेन रुई का हाथ पकड़कर हॉल में प्रवेश किया, तभी से सभी नौकरानियां पीछे हट गई थीं। आसपास कोई नहीं था। जब चेन रुई गिरा तो उसने जहर को अपने आप सोखने के लिए स्वचालित आभा अवशोषण को तुरंत सक्रिय कर दिया था। उसकी कमजोरी तुरंत दूर हो गई, लेकिन उसने जमीन पर जहर होने का नाटक किया ताकि सही समय पर सबसे घातक वार कर सके। तुम ऐसा क्यों करते हो? चेन रुई हिल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी बोल पा रहा था। उसके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से अविश्वास था। इसाबेला के चेहरे पर विजयी भाव नहीं था। उसकी नीली आंखों में हल्की उदासीनता थी। क्योंकि मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। क्यों? चेन रुई सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि इस समय उसे मारने के पीछे उसकी क्या मंशा थी। अगर पीछे की ताकत भी यही थी, तो उसे पहले चार्ल्स को भर्ती करने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसे मारने की नहीं। इसाबेला ने उसे गहरी नज़र से देखा। क्योंकि तुम झूठे हो। चेन रुई का दिल दहल गया। यह कोई मजाक या छेड़खानी नहीं है। क्या हो सकता है कि उसने सचमुच कोई खामी देखी हो? नहीं, ऑब्सीडियन ने भी नहीं देखा।
अभी महल में कोई गड़बड़ी नहीं थी, मैंने तो इतनी बड़ी रकम भी ले ली। इसाबेला ने फिर सिर हिलाया और आह भरी, अगर तुम बस एक साधारण झूठे होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बदकिस्मती से तुम सिर्फ झूठे नहीं हो। ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। झूठा और झूठा नहीं। चेन रूई सुनकर उलझन में पड़ गया, इसलिए उसे पूछना पड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तो जिस औरत को मैं पसंद करता हूं उसके हाथों मरना एक बड़ी बात है। लेकिन क्या तुम मुझे मेरी मौत का कारण बता सकते हो? आपकी एक्टिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। मुझे पता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी मैं नाटक में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हूँ। मैं आपसे बहुत प्रभावित होने वाली थी। बदकिस्मती से कई साल पहले मैं एक बार धोखा खा चुकी थी। अब मैं हमेशा एक ही जगह तो नहीं गिर सकती, है ना? इसाबेला हल्की सी मुस्कुराए। उसकी मुस्कान पानी की तरह ठंडी लग रही थी। उदासीनता में एक ठंडक सी महसूस हो रही थी। ये चौथी बार है जब मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले 3 सभी नाकाम रहे। इसाबेला को जहर पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने पिछली घटनाओं को खुलकर कबूल कर लिया। पहली बार ट्रेवेंट में हुआ था। मैं चाहता था कि तुम बुरी नज़र के हाथों मरो। बदकिस्मती से तुम बहुत भाग्यशाली हो। न सिर्फ तुम मरे नहीं, बल्कि तुमने मेरे दुष्ट भतीजे को भी बचा लिया। खैर, मैं उस समय राजधानी का दूत था, इसलिए सिर्फ एक वाक्य ही तुम्हें, एक मानव जासूस को और भी ज्यादा दोषी ठहराने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा तुमने मेरे कोचमैन जॉडेल को भी मार डाला। मैं इस मामले का दोष अपने दुश्मन रोमेल पर डाल सकता हूँ। चेन रूई थोड़ा हैरान हुआ। हम तभी पहली बार मिले थे? क्या पहली मुलाकात में ही उसकी हत्या करने की मंशा थी? इसाबेला ने उदासीनता से कहा, क्योंकि तुम एक इंसान हो और मैं कोई अच्छा किरदार नहीं, बल्कि एक जहरीला फूल हूँ। क्या मुझे और कोई वाजिब वजह चाहिए? चेन रूई ने मन ही मन उपहास किया। वह सचमुच एक दुष्ट महिला है। यहाँ तक कि जब उसने डार्क मून में शक्तिहीन चेन रूई का सामना किया था, तब भी उसने दुष्ट वूडू जैसी घातक चाल चली थी। जहर को खत्म करने में देर मत करो। यह जहर मैंने बड़ी कीमत पर गुप्त रूप से बनाया है। जितना ज्यादा तुम विरोध करोगे, यह उतना ही आक्रामक होगा। तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकोगे। ये शैतान के फंदे के फूल जैसा है। धीरे धीरे तुम अपनी सारी शक्ति खो दोगे। तुम्हारी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इसाबेला उसके इरादे को समझ गई और बोली, दूसरी बार मैंने तुम पर घात लगाने के लिए लॉडन का इस्तेमाल किया। शुरू में मैं तुम्हें दोबारा नहीं मारना चाहती थी क्योंकि तुमने मेरे भतीजे को बचाया था, लेकिन तुम्हें अपनी मौत को न्योता देना होगा। तुम एक खास मकसद हासिल करने के लिए मेरे रिश्ते का इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम बस यही कह सकते हो कि तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे थे। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि तुमने उन चारों को मार डाला, जबकि तुम्हारी ताकत स्पष्ट रूप से दानव अधिपति तक नहीं पहुंच पाए। ओह, लॉर्डन कुछ कहना चाह रहा होगा, लेकिन वह उस गुप्त औषधि से फट गया जिसे मैंने दुष्ट जादू के साथ मिलाया था। चेन रूई को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि लॉर्डन आत्मविश्वास से भरा हुआ था जब उसने बताया कि मेरी शक्ति दानव सम्राट तक नहीं पहुंची है। पता चला कि इसाबेला ने अनजाने में ये बात बता दी थी। उसके बाद लॉर्डन की मौत भी इसाबेला की ही चाल थी। तीसरी बार जब डोरेन तुम्हें ले गया था, क्योंकि उस समय मैं पहले ही तय कर चुकी थी कि तुम झूठे हो, एक सच्चे झूठे। इसाबेला ने आह भरी, पैसे इकट्ठा करने का तुम्हारा ये खेल तो बिल्कुल अनसुना है, खासकर जब यह इंसानों की दुनिया जैसी अनजानी जगह पर काम करता हो। हालांकि मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि इसमें कोई समस्या हो सकती है, लेकिन मुझे कोई खामी नजर नहीं आ रही। चेन रूई ने आखिरकार अपनी हैरानी जाहिर की। उसकी योजना धरती पर मौजूद एक प्राचीन घोटाले पोंजी स्कीम से जुड़ी थी। आधुनिक युग में भी कई अवैध एमएलएम समूह पैसा इकट्ठा करने के लिए इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। इसका आविष्कार एक इतालवी अमेरिकी चार्ल्स पोंजी ने किया था, इसीलिए उसने अपना नाम चार्ल्स भी नकली रखा था। संक्षेप में, पोंजी योजना का उद्देश्य नए निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को ब्याज और अल्पकालिक रिटर्न देने के लिए करना था, ताकि पैसा कमाने का भ्रम पैदा किया जा सके और अधिक निवेश को ठगा जा सके। अगर उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता तो वह पोंजी योजना का इस्तेमाल धीरे धीरे कदम दर कदम धन हड़पने के लिए कर सकता था, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य राजनीतिक था, इसलिए उसने इसमें काले धन का भी सहारा लिया। चेन रूई को यकीन था कि दानव लोक में इतना बड़ा घोटाला पहली बार हुआ था। चूंकि यह पहली बार था, इसलिए ओब्सीडियन और जोश जैसे चालाक लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था। अचानक इसाबेला को इसकी समस्या का पता चल गया। आपका साहस अद्भुत है। आपकी पूरी योजना चतुराई और सावधानी से बनाई गई है। ज्यादा मुनाफा तो और भी ज्यादा लुभावना है, खासकर शुरुआती दौर में जब जोश और उसका बेटा भी बड़ी कमाई करने में कामयाब रहे। ये बहुत ही विश्वसनीय है। हालांकि हो सकता है कि आपने एक बात नज़रअंदाज कर दी हो, या हो सकता है कि इस ज्यादा सोचने वाली महिला ने सोच समझकर काम लिया हो और फिर उसे खामी का पता चल गया हो।
इसाबेला खड़ी हुई और कुछ कदम चलते हुए बोली, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा काम वित्तीय सहायक का है। दरअसल जैसा कि अफवाह थी, साम्राज्य के वित्त पर मेरा वास्तविक नियंत्रण है। रीजेंट ने तुम्हें उस समय जो 1 अरब काले क्रिस्टल सिक्कों का निवेश दिया था, वह मेरे जरिए तिजोरी से बाहर आया था। तुम शायद यह न सोचो कि मैं हर काले क्रिस्टल सिक्के पर एक अनोखा निशान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जनशक्ति लगाऊंगी। जब तुम फिर से राजधानी में आए तो तुम 1.2 अरब मुनाफे के साथ वापस भी लाए थे। मैंने पैसों पर भी बारीकी से नज़र रखी। हालांकि पैसे को पवित्र जादू जैसी विधियों से संसाधित किया गया है, फिर भी निशान अभी भी मौजूद है। तो तुमने जो 1.2 अरब दिए हैं, वे बस मूल 1 अरब की पूंजी है, साथ ही 200 मिलियन अतिरिक्त हैं। मुझे इस बिंदु पर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये वास्तव में सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका है, लेकिन इसने तुम्हारे सबसे चतुर खेल को उजागर कर दिया है। चेन रुई को उम्मीद नहीं थी कि उसकी इस तरह से पोल खुल जाएगी। उसने मन ही मन अपनी लापरवाही पर आह भरी। यह कोई अकेला खेल नहीं है। मेरे नायक के अलावा बाकी सब तो बस संवाद करने वाले एनपीसी हैं। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही होशियार नहीं हूँ, मुझसे भी ज़्यादा होशियार लोग हैं। उसने कोई बेवजह बचाव नहीं किया। उसने पूछा, तो फिर तुमने राजकुमार ऑब्सीडियन को सूचना क्यों नहीं दी? मुझे झूठा साबित करो। खैर, तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें सच बता दूंगी। मैं फॉलन एंजल साम्राज्य से नहीं हूँ। तथाकथित रीजेंट राजा का विश्वास पात्र तो बस एक शतरंज का मोहरा है जिसे ब्लडफॉल नामक शक्ति ने ऑब्सीडियन के पास रखा है। इसाबेला ने हल्के से व्यंग्य करते हुए कहा, फॉलन एंजल साम्राज्य के अस्तित्व या संकट का मुझसे क्या लेना देना है? रक्तपात। चेन रुई ने पहली बार इस बल का नाम सुना था। ये दानव क्षेत्र का उसका सबसे बड़ा संभावित दुश्मन भी था। क्रिस्टल घाटी में हुए युद्ध ने निस्संदेह इस बल के स्वरूप को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। रक्तपात काफी बड़ा था। डार्क शैडो साम्राज्य और फॉलन एंजल साम्राज्य में जासूस तैनात थे। उनकी बेतहाशा महत्वाकांक्षाओं की कल्पना की जा सकती है। मुझे नहीं पता कि रक्तपात साम्राज्य में जासूस हैं या नहीं। अगर नहीं, तो क्या इसका मतलब यह है कि रक्तपात साम्राज्य के पहले शक्तिशाली सम्राट का काम है? क्या वह इस तरीके का इस्तेमाल विरोधियों को धीरे धीरे खत्म करने के लिए कर रहा है क्योंकि वे शांति के युग के समय युद्ध शुरू करने में असमर्थ हैं? फिर वह दोनों साम्राज्यों को हराने और दानव क्षेत्र को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक आक्रमण शुरू करेगा। या शायद वे बेल्जेबूब और लेविथान जैसे पतित राजपरिवारों के गुप्त गठबंधन हैं, जो वापसी करना चाहते हैं और एक ही झटके में तीनों साम्राज्यों को नष्ट करना चाहते हैं। बहरहाल, ब्लडफॉल की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए भविष्य में इस रहस्यमयी शक्ति के साथ एक और मुलाकात जरूर होगी। हालांकि अभी वह समय नहीं था। वन चीनी इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति जो सौंदर्य के मोह से अप्रभावित रहा। इसाबेला को एक बार एक इंसान ने धोखा दिया था। उसने एक खूबसूरत फूल को जहरीले फूल में कैसे बदल दिया? इसाबेला बोलती रही। शायद उसे उस जहर पर पूरा भरोसा था, या शायद चेन रुई लगभग मर चुका था, इसलिए उसने बिना किसी हड़बड़ी के अपने दिल का राज बता दिया। दरअसल मैंने जानबूझकर रोमेल को यह एहसास दिलाया कि मैंने लॉर्डन को उकसाया था। जब डोरेन द्वारा ले जाए जाने से पहले तुमने मुझे काली औषधि दी थी, तो मुझे पता था कि मेरे बगल वाली नौकरानी रोमेल की जासूस है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। चाहे तुम वापस आ सको या नहीं, मेरे पास एक और योजना है। मैं राजधानी और ब्लडफॉल से भागने के लिए किसी और को अपनी मौत का नाटक करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। चेन रुई के होंठ हिले, लेकिन उसने पूछा नहीं क्योंकि वह जानता था कि इसाबेला आगे भी जारी रहेगी। जानना चाहती हो मैं क्यों जाना चाहती हूँ? मेरा एक रिश्तेदार, जो मेरा दुश्मन भी है, आखिरकार मर गया है। अगर मैं अंधेरे में छिपकर किसी और दुश्मन को मार दूं, तो मैं कोई सुनसान जगह ढूंढकर अपना रूप बदल सकती हूँ, या फिर बुढ़ापे में अकेले मर जाऊंगी, या फिर किसी ऐसे ईमानदार आदमी से शादी कर लूं जो सच में बहुत थक गया हो। इसाबेला ने आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना हमेशा वाला बनावटी आकर्षण उतार दिया हो। उसके चेहरे पर बस थकान और उदासी ही रह गई थी। चेन रुई चुपचाप सुन रही थी। उसके परिवार की दुश्मन तो सबरीना ही होनी चाहिए। बहनें दुश्मन क्यों बन गईं? लेकिन ये योजना भी तुम्हारी वजह से नाकाम हो गई। इसाबेला ने चेन रुई को उलझन भरी आंखों से देखा। मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि रोमेल की पैरवी के बाद ये नामुमकिन था कि तुम यह न बता सको कि पिछली बातें मैंने अपनी बुद्धि से रची थीं। तुम उस औरत के लिए इतनी नर्म क्यों हो जिसने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की? तुमने रोमेल से छुटकारा क्यों पाया? तुम्हारा मकसद क्या है? चेन रुई फिर भी नहीं बोली। इसाबेला को जो समझ में आया वह मानव जगत का एक झूठा होना चाहिए था, लेकिन उसने मेरे गहरे उद्देश्य को नहीं समझा। मेरा असली उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि डार्क मून के लिए ऑब्सीडियन को नष्ट करना है। इसाबेला को बचाना सिर्फ ऑब्सीडियन और बड़े परिवारों के बीच संघर्ष को और गहरा करने के लिए है। इसका उद्देश्य भविष्य में ब्रीज शैडो बूट्स की तलाश करना भी है। हालांकि इसाबेला असल में ब्लडफॉल संगठन से बचने के लिए नकली मौत चाहती है।
ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने गलती से उसकी योजना को बर्बाद कर दिया। क्या यही वजह है कि उसने इस बार मुझे खुद मार डाला? इसाबेला ने आत्महीनता से मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल हम सब शुरू से ही जानते हैं कि हम एक दूसरे को बस दिखावा कर रहे हैं। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं कैसी औरत हूँ। मेरी कई बार शादी हो चुकी है। मैं बस एक बदचलन और दुष्ट औरत हूँ। इस दिखावे में मुझे मत बताना कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। यह मजाक बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। चूंकि तुम्हें ये मजाक लग रहा है तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेन रूई ने अनिच्छा से सिर हिलाया। मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही। उस बदचलन औरत का चुंबन लेने का हुनर इतना कमज़ोर। मान लेते हैं कि जिन मर्दों से तुमने शादी की वो दिन भर किसी भ्रम में डूबे रहे। रोमन ने एक बार कहा था कि एक बार बुरी नज़र की शक्ति को पूरी तरह से समाहित कर लिया जाए तो बुरी नज़र को असीम रूप से रहस्यमय कहा जा सकता है। सिर्फ भ्रम की दृष्टि से ये लेविथान शाही परिवार की इनक्यूबस की आंख से किसी भी तरह कमतर नहीं थी। इसाबेला को ट्रेवेंट की बुरी नज़र वाले ठिकाने के बारे में शायद इसलिए पता था क्योंकि उसने पहले वहां प्रशिक्षण लिया था। हो सकता है कि उसे बुरी नज़र वाला एक आजीवन साथी जानवर भी मिल गया हो। इसके अलावा उसके ज़्यादातर जीवनसाथी सिर्फ ऊंचे ओहदे वाले लोग थे जो असल में कोई ताकतवर नहीं थे, इसलिए यह अटकलें तो बहुत मुमकिन थीं, लेकिन शायद कोई इस पर यकीन ही न करे। राजधानी की अफवाहों के मुताबिक ये लेडी डेविल स्नेहा एक बदचलन और मिलनसार लड़की थी जिसके अनगिनत मर्दों के साथ संबंध थे। इसाबेला ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया, ये मुख्य बातें नहीं हैं। अगर ये 200 साल पहले की बात होती तो शायद मैं तुमसे प्रभावित होती, लेकिन अब आज तुम चाहे कितने भी चुलबुले शब्द इस्तेमाल करो, तुम मौत से नहीं बच सकते। तुमने अभी कहा कि लोग हमेशा एक ही जगह नहीं गिर सकते। हमला शुरू करने से पहले चेन रूई और भी राज उजागर करना चाहता था, खासकर ब्रीज शैडो बूट्स के बारे में। मृत्यु से पहले अपनी आखिरी विनती के तौर पर मैं जानना चाहता हूं कि उस समय 200 साल पहले क्या हुआ था। इसाबेला कुछ देर के लिए हक्की बक्की रह गई और फिर धीरे से बोली, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। बात बस इतनी सी है कि एक नासमझ लड़की की मुलाकात एक मधुरभाषी इंसान से हुई। उसने कहा कि वह पवित्र प्रकाश पर्वत की स्नो डालेट जैसी पवित्र और सुंदर है। वह खुद उसके लिए फूल तोड़ना चाहता था। उस नासमझ और मूर्ख लड़की ने इस आदमी की बात मान ली। उसने उसकी बहन से भी दुश्मनी मोल ले ली। नतीजा ये हुआ कि उस आदमी ने लड़की की सबसे कीमती चीज़ें चुरा लीं और कभी वापस नहीं लौटा। समय बीतने के साथ वह मूर्ख और नासमझ स्नो डालेट बेहद जहरीली शैतानी फंदा बन जाती है। ये बस एक घिसी पिटी कहानी है। इसाबेला बेहद शांत स्वर में बोल रही थी, मानो किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुना रही हो जिसका उससे कोई लेना देना न हो, लेकिन चेन रूई को महसूस हुआ कि उसके शांत स्वर में एक गहरी सुन्नता थी जो दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक थी। उसने किया में भी ऐसी ही सुन्नता देखी थी। इसीलिए ये जहरीला शैतान का फंदा भी बहुत पहले स्नो डालेट जैसी ही एक लड़की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने स्नो डालेट का जिक्र किया तो ऐसी प्रतिक्रिया हुई। उसे जरूर अपना घिनौना अतीत याद आ गया होगा। चेन रूई मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस पवित्र फूल को उसने एक सफलता समझा था वह एक घातक ट्रिगर साबित हुआ। पहली ही मुलाकात में उसकी हत्या की वजह कम से कम 3 मुख्य शब्द होने चाहिए, इंसान, आदमी, स्नो डालेट। लेकिन इस बार मैं तुम्हें मारने की मुख्य वजह यही नहीं हूं। अगर तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो तो मैं तो बस एक औरत हूं जो सहारा ढूंढने के लिए बहुत थक चुकी है। अगर हम इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तो शायद हमारा अंत अलग होगा। दुर्भाग्य से तुम्हारा अंत अलग है। इसाबेला का स्वर बदल गया और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। आप मानव जगत के शाही परिवार हैं जिनके पास प्रकाश, आशीर्वाद का शरीर और महान महत्वाकांक्षाएं हैं। आप एक नाजायज राजकुमार हैं। मुझे लगा था कि अनंत औषधि की बोतल नकली है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह असली होगी। मुझे लगता है कि आपने पैसे मिलने के बाद भागने की अपनी मूल योजना बदल दी है और मानव जगत में सिंहासन पर कब्जा करने के लिए वास्तव में दानव लोक की शक्ति पर निर्भर रहना चाहते हैं। दानव लोक के साथ आपका सहयोग लंबे समय तक जारी रहेगा। ब्लडफॉल एक ऐसा संगठन है जिसकी शक्ति और महत्वाकांक्षाएं समान हैं। वे तुम्हें जो परिस्थितियां दे सकते हैं वे ओब्सीडियन की तुलना में कहीं बेहतर हैं, जिसके पास बहुत सारे विवेक हैं। तुम जो जानबूझकर सिंहासन जीतने की कोशिश कर रहे हो, तुम निश्चित रूप से इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। वास्तव में मैंने ब्लैक पोशन वाली घटना की सूचना ब्लडफॉल को नहीं दी, लेकिन इस संगठन के फॉलन एंजल कैपिटल के अंदर कई जासूस हैं। ये निश्चित रूप से केवल मैं ही नहीं हूं। उन्हें ओब्सीडियन के साथ तुम्हारे गुप्त सहयोग के बारे में पता चल गया है। आज फॉलन एंजल कैपिटल में तुम्हारे प्रकट होने से जादुई संदेश ब्लडफॉल तक तुरंत पहुंच गया है। इस संगठन द्वारा तुम्हें भर्ती करने के लिए भेजा गया व्यक्ति पहले ही राजधानी के आधे रास्ते पर है। वह ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों में पहुंच जाएगा। इस बार इसाबेला को अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। चेन रूई मन ही मन हैरान था।
पिछली बार तो उसका अंदाज़ा भी गलत लगा था। इसाबेला ने काली औषधि का राज नहीं बताया था, बल्कि कोई और था। समस्या ऑब्सीडियन में होनी चाहिए। शायद कोई उसका करीबी ही था। एक बार जब आप दानव लोक का अनूठा संसाधन, काला पोषण, प्राप्त कर लेंगी तो ब्लडफॉल की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। जब वे कोई आपदा लाएंगे तो दानव लोक पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। मैं चुपचाप बैठकर यह सब होते नहीं देख सकती। यही एक कारण है कि आप मर रही हैं। हालांकि मैं इतनी नेक नहीं हूं। दानव लोक को बचाने की महत्वाकांक्षा मुझ जैसी स्वार्थी महिला के बस की बात नहीं। इसाबेला ने आत्महीनता से हंसते हुए कहा, मुझे इस संगठन में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। मेरे पिता और भाई दोनों इसी संगठन की वजह से मारे गए। मैं बस बदला लेना चाहती थी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मेरी जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति को इस बार कुछ दिनों में आपसे संपर्क करने के लिए राजधानी भेजा गया है, वह मेरा दूसरा दुश्मन है। मुझे उसे मारना होगा। अपने पिता और भाई की मौत। एक और दुश्मन। चेन रूई कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में एक दुश्मन का नाम धीरे से आया। ये शत्रु बहुत शक्तिशाली है। मैं उसका विरोधी नहीं हूं। मैं केवल तुम्हारा उपयोग कर सकता हूं। अगले कुछ दिनों में तुम्हारी आत्मशक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी और मेरे नियंत्रण में कठपुतली बन जाएगी। तुम्हारे शरीर में भी लॉर्डन की तरह आत्मविस्फोट की भयानक ऊर्जा होगी। उस समय मैं तुम्हें उस शत्रु से निपटने के लिए नियंत्रित करूंगा और फिर विस्फोट करने के अवसर की प्रतीक्षा करूंगा। हालांकि उसकी शक्ति दानव सम्राट की पराकाष्ठा है, इसलिए इस बार मेरे हमले का खतरा भी बहुत अधिक है। बहुत संभव है कि मैं मर जाऊं। इसे तुम्हारे साथ मरने के रूप में समझो। इसाबेला की बात खत्म होने के बाद उसने उसकी ओर हल्के से देखा। अब क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुम मेरी जैसी स्वार्थी और दुष्ट महिला से मिले? चेन रूई ने चुपचाप इसाबेला को देखा। उसकी बातों से उसे न तो डर लगा और न ही गुस्सा। अब इस शैतान के फंदे के फूल का यही सबसे सच्चा पहलू होना चाहिए। वह उसे मारना इसलिए चाहती थी ताकि ब्लैक पोशन ब्लडफॉल संगठन के हाथों में न पड़े और साथ ही अपने दुश्मन का बदला भी ले सके। दरअसल हर कोई स्वार्थी होता है। इसाबेला का अनुभव सहानुभूति के काबिल था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी तरह से माफ करने लायक था। चार्ल्स के नज़रिए से वह बस एक मासूम इंसान था और उसने उसके लिए बहुत कुछ किया भी था, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। इससे पहले कि मेरी आत्मा विलीन हो जाए, मेरा एक आखिरी सवाल है। तुम्हारे दुश्मन का नाम क्या है? इसाबेला को थोड़ी हैरानी हुई कि वह इस समय भी ऐसे बेवजह सवाल उठा रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, ब्रोक लेविथान, ईर्ष्याशाही परिवार का वर्तमान मुखिया। वह आधिकारिक तौर पर डार्क शैडो साम्राज्य के 3 जनरलों का मुखिया और ब्लडफॉल का एक विशिष्ट सदस्य है। मेरा इकलौता सबसे प्यारा भाई उसके हाथों मारा गया। ये सचमुच ब्रोक है। वह वास्तव में लेविथान के कुलपिता के पद तक पहुंच गया था। क्या यह मनु? इस तरह, हालांकि इसाबेला का रोमन के प्रति रवैया ठीक नहीं था, फिर भी उसने रोमन के पिता के रिश्ते को ध्यान में रखा। सबसे बेहतरीन हीरे को तराशा जाना चाहिए। वह शायद उस समय ट्रेवेंट की बुरी नज़र वाली गुफा में रोमन को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसे परखने या प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रही थी। सुश्री इसाबेला, एक वाक्य ऐसा भी है, कभी कभी हम शुरुआत तो नहीं चुन पाते, लेकिन अंत तो चुन ही सकते हैं। अपना अंत खुद चुन सकते हैं। इतना कहकर चेन रूई धीरे से खड़ी हो गई। इसाबेला की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसे यकीन नहीं हुआ। जहर और समय के हिसाब से चार्ल्स में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए थी। शांत चेहरे और हल्की तेज सांसों से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे जहर दिया गया है। जैसे ही इसाबेला की बाईं आंख अचानक सुनहरी हो गई, एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। वह प्रतिद्वंद्वी के हमले का जवाब देने के लिए तैयार थी। अगर मैं सचमुच तुम पर हमला करना चाहता हूं, तो इस समय जो स्थिति है उसमें छिपकर हमला करना सीधे हमला करने से ज्यादा आसान है। चेन रूई ने सिर हिलाया। एक औरत जो मुझे 4 बार मारना चाहती है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। हालांकि अब मैं बस एक ही बात सोच रहा हूं, और वह है ब्रोक नाम के आदमी को मारना। इसाबेला कांप उठी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। आखिर में हम अलग हो सकते हैं या दुश्मन भी बन सकते हैं, या अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बस एक अजनबी होंगे जो गुजर गया। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। शायद यही आखिरी काम हो। ये वाक्य दरअसल एक शब्द क्रीड़ा था। बोलने के बाद चेन रूई ने उसकी ओर गहरी नज़र से देखा। मैं प्रकाश आशीर्वाद के शरीर की कसम खाता हूं कि मैं ब्रोक लेविथान को मार डालूंगा। ब्रोक को मारना दरअसल चेन रूई की बहुत पहले की कसम थी। अब जब उसने ब्रोक के आने की खबर सुनी तो वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने इसाबेला के साथ अपनी शिकायतों को कुछ समय के लिए भुलाकर उसके साथ मिलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन से निपटने का फैसला किया। ये शब्द सुनकर इसाबेला को एक और अविश्वसनीय अनुभूति हुई। हालांकि पहले की विनम्र और निष्कपट मुलाकातों में वह हमेशा उस सरलता को महसूस कर पाती थी, लेकिन ये शपथ मधुर और शक्तिशाली थी। ये बिल्कुल भी बनावटी नहीं थी।
मैंने पहली बार ऐसा मूर्ख आदमी देखा है। हालांकि यह आदमी वास्तव में मूर्ख नहीं है। उसकी योजना ने पूरे दानव क्षेत्र को लगभग मूर्ख बना दिया है। वह एक भयानक ऋषि और राजनीतिज्ञ है जिसे सिंहासन पर कब्जा करने के लिए दानव क्षेत्र की मदद की सख्त जरूरत है। क्या ब्रोक को मारने से ब्लडफॉल के साथ सेना में शामिल होने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती? इससे उस विशाल शक्ति का बदला भी मिलेगा। अंतहीन मुसीबतें आएंगी। क्यों? क्या ये सचमुच उस मज़ेदार मजाक के कारण है? इसाबेला की आंखों में जटिल भाव उभर आए। पहली बार जो झील ठहरे हुए पानी की तरह खामोश थी, सचमुच लहराने लगी। चार्ल्स। इसाबेला के होंठ खुल गए, मानो वह पूछना चाहती हो, लेकिन अंततः उसमें ऐसा करने का साहस नहीं था। काश यही वह आदमी होता जिससे मैं उस समय मिली थी। दुर्भाग्य से इस दुनिया में कोई अगर नहीं है। अब मैं बस एक भयावह और दुष्ट महिला हूँ। दरअसल चेन रूई का असली इरादा सिर्फ इसाबेला को स्थिर करना था। अगर मैं सचमुच उससे निपटना भी चाहूं तो जीत हार को एक तरफ रखते हुए अभी समय नहीं है। मुझे पहले उस ज्यादा अहम साझा दुश्मन से निपटना होगा। इसाबेला निर्णायक है और उसके तरीके उग्र और क्रूर हैं। वह निश्चित रूप से एक मासूम और दयालु महिला नहीं है, लेकिन शायद उसका स्वभाव बुरा नहीं है। इसे क्षमा योग्य माना जाता है, लेकिन अगर उन पुरानी शिकायतों को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो भी डार्क मून के मामले इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें थोड़ा भी उजागर नहीं किया जा सकता। जहां तक ब्रोक की बात है, उसे मारना बेहद ज़रूरी है। यह इसाबेला के लिए ही नहीं बल्कि डेलिया और रोमन के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। चेन रूई ऐसे गंभीर दिख रही थी मानो अभी कुछ हुआ ही ना हो। मुझे ब्रोक की सटीक जानकारी हासिल करनी है, फिर हम इस आदमी से कैसे निपटना है इस पर चर्चा करेंगे। बाकी बातों को अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है? इसाबेला ने गहरी सांस ली। खैर, ब्रोक इस समय सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने तुरंत ध्यान भटकाने वाले विचारों को दबा दिया और आखिरकार सिर हिलाकर कहा, ठीक है। सशक्त तलवार के साथ ब्रोक शक्तिशाली दुश्मन होना चाहिए, है ना? ब्रोक, जो फॉलन एंजल कैपिटल की ओर दौड़ रहा था, उसे पता नहीं था कि भर्ती का लक्ष्य चार्ल्स इस बार उसके आगमन की सूचना पहले ही दे चुका था। चार्ल्स ने एक विशेष स्वागत समारोह की भी तैयारी की थी। दरअसल ब्रोक की हालत हाल ही में काफ़ी अच्छी रही थी। पिछली बार जब ब्रोक ने मनु को मारने का जोखिम उठाया था तो वह बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन उसका लाभ कम नहीं था। हालांकि उसने गुप्त तकनीक का उपयोग करके एक दानव अधिपति मनु की मांस और रक्त की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया था, फिर भी उसकी शुद्ध शक्ति दानव अधिपति के स्तर के बहुत करीब थी। उसे बस क्षेत्र में सेंध लगाने की जरूरत थी। जब तक वह दानव अधिपति स्तर के क्षेत्र को समझ पाता, वह सर्वोच्च शक्ति संपन्न अर्धदेवता की सामान्य श्रेणी नहीं के स्तर में प्रवेश कर सकता था। इसके अलावा अपनी शक्तिशाली वंश प्रतिभा के साथ वह उसी स्तर के दानव अधिपतियों में श्रेष्ठ होना चाहिए। फिलहाल वह इस सर्वोच्च स्तर से बस एक कदम दूर था। कई क्रूर तरीकों से ब्रोक ने मनु के विश्वासपात्र का सफाया कर दिया, लेविथान शाही परिवार की बची हुई सत्ता पर कब्जा कर लिया और ब्लिडफॉल की आधिकारिक मंजूरी हासिल कर ली। उसने गंभीर रूप से घायल मनु से सत्ता सफलतापूर्वक छीन ली। हालांकि ब्रोक को डार्क शैडो एम्पायर की कैथरीन द ग्रेट से ज्यादा डर था, जिसने मनु को बुरी तरह से घायल कर दिया था और क्रिस्टल ड्रैगन और असग्लोर के साथ 3 शक्तिशाली शक्तियों के संयोजन को हरा दिया था। डार्क शैडो एम्पायर में उसने बेहद शांत व्यवहार किया। वह कई प्रस्तावों, जिनमें कुछ सैन्य सुधार भी शामिल थे, में महारानी के आह्वान का सबसे पहले जवाब देने वाला व्यक्ति था। उसने एक तरह का वफादार रूप दिखाया जिससे उसे अच्छी प्रतिष्ठा मिली। ब्रोक ने ऐसा सिर्फ चुपचाप रहने और आत्मसमर्पण का दिखावा करने के लिए किया। वह ये भी जानता था कि उसकी सेनाएं गहरी पैठ बनाए हुए हैं। खास तौर पर महारानी के सिंहासनारूढ़ होने में उसके ससुर का सबसे बड़ा योगदान था। हालांकि वह सेवानिवृत्त हो चुका था, फिर भी सेना और राजनीति में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। महारानी अभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं। उसने बस इस कीमती समय का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने और जल्द से जल्द दानव अधिपति को हराने की कोशिश करने में किया। अगर वह डार्क शैडो एम्पायर में छिपने में असफल भी हो जाता तो भी ब्लिडफॉल में लौटने पर उसे सर्वोच्च सम्मान और सम्मान मिल सकता था। यही शक्ति का महत्व था। महारानी कैथरीन के सैन्य पुनर्गठन के उपायों के बारे में ब्रोक चिंतित नहीं थे, क्योंकि अग्नि ब्लेड सेना पर उनका दृढ़ नियंत्रण था। इसके अलावा वह खूनी साम्राज्य की सीमा पर स्थित जेरगल किले की रक्षा करते थे, जो प्रवेश क्षेत्र का हिस्सा था। महारानी कैथरीन चाहे इसे कैसे भी सुधारें, जब तक वह सेना का नेता सर्वोच्च सेनापति के पद पर बना रहेगा, वह कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकती थीं। इस मामले में ब्रोक पूरी तरह आश्वस्त थे। उसे बस इल्यूसिव डेमन शील्ड के खो जाने का अफसोस था। इल्यूसिव शील्ड डेलिया के हाथ लग गई थी। वह इस बहन का पता नहीं लगा पाया था। इस बीच, जैसा कि मनु ने मरने से पहले कहा था, डेमन शील्ड को त्रिविशेषज्ञ प्रतिभाशाली गुरु द्वारा ठगे जाने की संभावना थी।
इसी वजह से ब्रोक के पास मैकेनिक एसोसिएशन के तहत बहुत सारे जासूस थे। घिनौनी बात यह थी कि यह आदमी कभी दिखा ही नहीं, मानो हवा में उड़ गया हो। इस बार फॉलन एंजल कैपिटल जाकर ब्लैक पोशन संसाधनों वाले मानव को भर्ती करना मनु से कार्यभार संभालने के बाद ब्रोक का पहला महत्वपूर्ण कार्य था। सारी जानकारी जानने के बाद ब्रोक को इस मानव राजकुमार को मनाने का पूरा विश्वास था, जो कुछ हद तक उसके अपने अनुभव जैसा ही था। इतना ही नहीं, दुर्लभ ब्लैक पोशन संसाधनों ने भी ब्रोक को इसके लिए लालायित कर दिया था। शायद यह उसके लिए दानव अधिपति तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण अवसर था, इसलिए उसे इस बार सफलता का पूरा विश्वास था। अगर वह इस इंसान को अपने वश में नहीं कर पाया तो उसे वापस लेना होगा और उसे काबू में करने की कोशिश करनी होगी। खैर, काली औषधि ब्रोक के हाथ में ही रहेगी। चेन रूई ने कलाकृतियों की अपनी अंतिम परीक्षा पूरी कर ली। उसने ओब्सीडियन को अलविदा कहा और महल से बाहर चला गया। पिछले कुछ दिनों में रॉयल हाइनेस रीजेंट ने बहुत उत्साह दिखाया था। उसके लिए हर दिन भोज और नृत्य कार्यक्रम आयोजित होते थे, जिससे चेन रूई थक गया था। सौभाग्य से ज़्यादा आज रात रुकने के बाद वह अगले दिन राजधानी छोड़कर मानव लोक में लौट जाएगा। हर बार जब वह कलाकृति का निरीक्षण कर रहा होता था, ओब्सीडियन हमेशा मौजूद रहता था। हालांकि दोनों स्थिर सहयोगी बन गए थे और हालांकि चार्ल्स के पास कलाकृति लेकर भागने की कोई मंशा नहीं थी, फिर भी ओब्सीडियन ने काफ़ी सावधानी बरती। उसने चेन रूई को तलवार चुराने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। इसलिए चेन रूई कलाकृति के प्राचीन रूनों को केवल सबसे असंतोषजनक योजना के अनुसार ही दर्ज कर सका। उसने फॉलन एंजल की तलवार पर भी एक छोटी सी चाल चली, बस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। महल के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये राजधानी के फूल इसाबेला की गाड़ी थी। इन दिनों इसाबेला और महल के उच्च पदस्थ सलाहकार एक दूसरे से इतने घुल मिल गए थे मानो गोंद की तरह एक दूसरे से चिपके हुए हों। दिन में वे घूमने जाते थे और रात में चार्ल्स डेविल स्नेह के घर पर रुकता था। आपको बिना सोचे समझे पता चल जाता था कि वे क्या कर रहे हैं। पहले से ही ऐसी अफवाहें फैलने लगी थीं कि यह सर चार्ल्स एक खास तरह से कितना अच्छा है, कैसे वह बिस्तर पर डेविल स्नेह के फूल को इधर उधर उछालता रहता और दया की भीख मांगता रहता। हालांकि सच्चाई और दिखावे में अक्सर फर्क होता था। कभी कभी तो फर्क बहुत ज्यादा होता था। जहरीला मौत का चुंबन दरअसल अब तक का दोनों का सबसे अंतरंग कृत्य था। ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ था। गाड़ी के पास पहुंचते ही विश्लेषणात्मक आंखों में अचानक आकर्षक आंकड़ों की एक पंक्ति उभर आई। चेन रूई की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। आखिरकार वहां ही गया। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, मन को शांत किया और बिना रुके गाड़ी में चल दिया। गाड़ी में एक हल्की सी खुशबू आ रही थी। यह इसाबेला के पसंदीदा काले ट्यूलिप की खुशबू थी, लेकिन इसाबेला के अलावा एक और व्यक्ति भी था। उसने एक बड़ा सा लबादा पहना हुआ था और उसकी दाढ़ी भी बड़ी थी। उस आदमी का चेहरा कुछ अनजाना सा था। उस आदमी का व्यवहार किसी दूसरी दुनिया के चाचा जैसा था। हालांकि चेन रूई ने इस व्यक्ति को एक नज़र में ही पहचान लिया। चेहरे की जानी पहचानी विशेषताओं की तो बात ही छोड़िए, उसके चेहरे पर हल्के से दिखाई देने वाले गड्ढे और धब्बे ही चेन रूई की साइलेंट नाइट वेटलैंड में बिताए समय की उत्कृष्ट कृति थे। उस समय वह अभी भी एक उच्च दानव की शक्ति मात्र था। ब्रोक जाति ईर्ष्याशाही परिवार उत्परिवर्तित। व्यापक शक्ति मूल्यांकन A+। ताकत A जोड़। शारीरिक बनावट A जोड़। आत्मा A जोड़। गति A जोड़। हर गुण दानव सम्राट के चरम स्तर तक पहुंच चुका था और काफी संतुलित था। चेन रूई ने भी उसकी उत्परिवर्तित प्रतिभा इनक्यूबस की आंखें का अनुभव किया था। ये बहुत शक्तिशाली थी। ये व्यक्ति कौन है? चेन रूई के स्वर में स्पष्ट रूप से घृणा थी। ऊपरी तौर पर वह स्वाभाविक रूप से उस अजनबी आदमी से नाराज था जो उसकी महिला के बगल में दिखाई दिया था। मैं इसाबेला की दोस्त हूँ, ब्रोक पहले बोला। सर चार्ल्स, मेरा नाम ब्रोक है। मैं बहुत दूर से सर से मिलने आया हूँ। यहाँ आने के लिए अपनी क्षमायाचना व्यक्त करने के लिए कृपया इसे स्वीकार करें। जब चेन रूई ने ब्रोक द्वारा दी गई अंतरिक्ष की अंगूठी देखी तो उसने भौहें चढ़ाईं और इसाबेला की तरफ देखा। इसाबेला थोड़ी ठंडी लग रही थी, लेकिन उसने फिर भी सिर हिला दिया। ये प्रतिक्रिया भी सामान्य थी। संगठन में ब्रोक के साथ उसके संबंध खराब थे। इस बार ये केवल बड़ी तस्वीर के लिए था। चेन रूई ने उसे लिया और ब्रोक पर गौर से नजर डाली। उसने अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष वलय के अंदर देखा। वह दुर्लभतम स्वर्ण क्रिस्टलों से भरा था। ऐसा लग रहा था कि ब्लिटफॉल ने अकेले इस उपहार पर बहुत पैसा खर्च किया था। हालांकि चेन रूई इस आदमी से और भी बहुत कुछ छीनना चाहता था, लेकिन इसाबेला से सीखे सबक के साथ उसने अपनी आत्मसंतुष्टि त्याग दी। दानव क्षेत्र में कई ऋषि थे, खासकर इस महत्वाकांक्षी रहस्यमय संगठन में। उसकी खामियां फिर से उजागर हो सकती थीं। इस योजना में डार्क मून की आगे की गतिविधियां आपस में जुड़ी हुई थीं, इसलिए विचलन की कोई गुंजाइश नहीं थी।
ब्लडफॉल संगठन पर ओब्सीडियन जैसे स्वामी और वरिष्ठ परिवारों का नियंत्रण नहीं था। इसे मामलों से निपटने में निडर कहा जा सकता है। एक बार जब वह खुद को मात दे देगा तो वह भी मुसीबत में पड़ जाएगा। ज्यादा लालची मत बनो, पहले फॉलन एंजल साम्राज्य में वर्तमान योजना को पूरा करो। मुझे विश्वास है कि भविष्य में लड़ाई के अवसर मिलेंगे। इस बार ध्यान ब्रोक पर है। यह उपहार छोटा नहीं है। चेन रुई ने अपना ध्यान वापस मोड़ लिया, लेकिन उसने अंतरिक्ष की अंगूठी वापस दे दी। मुझे नहीं लगता इस स्तर की माफ़ी स्वीकार करना ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं हैं। क्या उसे इतनी बड़ी दौलत का लालच नहीं है? ब्रोक ने चुपके से सिर हिलाया। जैसी कि उम्मीद थी, वह एक शाही रईस है जिसने बड़े बड़े दृश्य देखे हैं। लगता है वह कोई महान व्यक्ति है। दोस्ती मेलजोल का नतीजा होती है। यही हमारी दोस्ती की शुरुआत है। ब्रोक ने स्पेस रिंग नहीं ली। चेन रुई ने इसाबेला की नज़रों में उसका इशारा देख लिया। वह थोड़ा हिचकिचाया और रिंग ले ली। गाड़ी रुकी और इसाबेला बोली, पहले आप लीज़र मूनिन में जाए। पिछली बार की तरह ये 7वें आंगन में ही है। मैंने अगले महीने के लिए आंगन बुक कर लिया है। अब मैं घर जाकर कपड़े बदलूंगी। मैं बाद में आऊंगी। लीज़र मून इन राजधानी के बाहरी इलाके में एक प्रसिद्ध रिजॉर्ट जैसा अवकाश स्थल था। यह एक बड़े परिवार की संपत्ति थी जो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। वातावरण सुंदर था और दृश्य मनमोहक थे। यहाँ खाने पीने और सुंदरियों जैसी कई सेवाएं उपलब्ध थीं। उच्च अधिकारी और कुलीन लोग वहाँ जाना पसंद करते थे। यानी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसाबेला ने उसकी ओर प्यार भरी नज़रों से देखा। क्या तुम्हें नहीं पता कि एक औरत को मेकअप करने में बहुत समय लगता है? ठीक है। चेन रुई हल्के से मुस्कुराए और उसका हाथ दबाया। इसाबेला मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई। ब्रोक ने उसकी आंखों में दोनों की अंतरंगता देखी। वह मन ही मन सोच रहा था कि चार्ल्स, खुफिया जानकारी के अनुसार इसाबेला के साथ कुछ तो है। वह भविष्य में उसे जीतने या नियंत्रित करने के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल कर सकता है। इसाबेला के जाने के बाद गाड़ी दोनों को लीज़र मूनिन ले गई। चेन रुई के उदासीन रवैये का सामना करते हुए ब्रोक ने काफ़ी धैर्य दिखाया। वह बस यूं ही बेतुकी बातें कर रहा था, जानबूझकर एक उच्च कुलीन का सबसे अच्छा स्वभाव दिखा रहा था। जब वे गाड़ी से उतरे तो दोनों के बीच संबंध स्पष्ट रूप से सुधर चुके थे। चेन रुई पहली बार लीज़र मूनिन नहीं गया था। इसके अलावा उच्च पदस्थ सलाहकार की प्रतिष्ठा हाल ही में राजधानी में काफ़ी प्रसिद्ध थी, इसलिए एक नौकरानी तुरंत दोनों को 7वें आंगन में ले गई, जिसे इसाबेला ने बुक किया था। 7वां आंगन एक पहाड़ पर एक स्वतंत्र स्वीट था। वातावरण बहुत शांत था। यह एक छोटे से गांव के आंगन जैसा था जिसमें सभी आवश्यक साज सज्जा मौजूद थी। चेन रुई आंगन में रखी सुंदर पत्थर की मेज पर आकर बैठ गया। ब्रोक भी दूसरी तरफ बैठा था। एक खूबसूरत नौकरानी पे और जलपान परोस रही थी। आंगन में पहले से ही एक सुगंधित धूप बत्ती जलाई हुई थी। धुंध से एक अजीब और ताज़ा खुशबू फैल रही थी जिससे लोग सुकून महसूस कर रहे थे। सुगंधित धूप दानव लोक के उच्च कुलीनों के शौकों में से एक थी। सुगंधित धूप जितनी ऊंची होती उतना ही उनका रुतबा जाहिर होता था। चेन रुई ने हाथ हिलाकर नौकरानी को पीछे हटने को कहा। उसने सांस लेते हुए आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुगंधित धूप का आनंद ले रहा हो। ब्रोक ने चेन रुई की रुचि के अनुसार पूछा, सर चार्ल्स को दानव क्षेत्र की ड्रैगन धूप भी पसंद है? ये ड्रैगन धूप अच्छी नहीं है। इसका स्वाद थोड़ा फीका है। चेन रुई ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। एक अजीब सी रोशनी चमकती हुई। सर ब्रोक की आवाज़ सुनकर, क्या आपको पता ही है कि मैं दानव लोक से नहीं हूँ? ब्रोक थोड़ा मुस्कुराया। सबसे पहले कृपया मेरी अशिष्टता के लिए मुझे माफ़ करें। मैं सर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, जिसमें प्रकाश आशीर्वाद का शरीर, राजकुमार ओब्सीडियन के साथ आपका सहयोग और दानव क्षेत्र में किसी प्रकार का अनोखा खजाना संसाधन शामिल है। तुम्हारे और इसाबेला के बीच क्या रिश्ता है? चेन रुई ने सावधानी से कहा, नहीं, ऐसी बातें हैं जो वह भी नहीं जानती। ब्रोक ने सोचा कि उसने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, अगर मुझमें ये योग्यता भी नहीं है तो मैं आपके सामने बैठने के योग्य कैसे हो सकता हूँ? मुझे अजनबियों, खासकर पुरुषों के साथ गोलमोल बातें करना पसंद नहीं है। चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं। सर ब्रोक, आपको एक सच्चे रईस होना चाहिए जो उदार, ज्ञानी और साहसी हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी बातचीत में रईसों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शिष्टाचार और पाखंड को दूर रखा जा सकेगा। यहाँ और कोई नहीं है। आपका इरादा क्या है? बस कह दीजिए। नौकरानी को जाते देख ब्रोक ने सिर हिलाया। चूंकि मामला ऐसा ही है तो मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि सर के साथ मेरा एक दीर्घकालिक और घनिष्ठ सहयोगात्मक रिश्ता बनेगा। मैं सर को बिना किसी रोक टोक के आपकी हर ज़रूरी मदद करूंगा। शर्त यह है कि सर के पास जो कीमती संसाधन हैं वे सिर्फ एक ही माध्यम से, यानी मुझे, दिए जाएंगे। चेन रुई की भौहें और भी तन गईं। सर की खुफिया जानकारी वाकई कमाल की है, लेकिन मेरा पहले से ही एक दीर्घकालिक साझेदार है। उसकी शर्तें भी आपकी जैसी ही हैं।
मैं इस मौजूदा साझेदारी को छोड़ने का इरादा नहीं रखता। ब्रोक ने अपना सिर हिलाया। तुम गलत हो, मेरी परिस्थितियां उससे अलग हैं। सच कहूं तो मैं उस विशाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करता हूं। रीजेंट ऑब्सीडियन तुम्हें जो दे सकता है वह हम तुम्हें दे सकते हैं। ऑब्सीडियन तुम्हें जो नहीं दे सकता वह भी हम तुम्हें दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अधिक धन, अत्याधुनिक हथियार और उपकरण, एक गुप्त औषधि जो लोगों को नियंत्रित और आत्मा विस्फोटित करती है, ऐसे गुप्त हथियार जो मानव जगत या यहाँ तक कि दानव लोक में भी कभी प्रकट नहीं हुए, वगैरह। हम तुम्हारी अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने में भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चेन रुई की आंखें चमक उठीं और वह ललचाया हुआ लग रहा था, लेकिन मन ही मन वह उपहास कर रहा था। पहले धन दौलत को किनारे रख दो। वे तथाकथित गुप्त औषधियां और गुप्त हथियार, मैं उन्हें क्रिस्टल वैली की मिस्टिक वैली में पहले ही देख चुका था। ब्रोक सोच भी नहीं सकता कि उसके सामने खड़ा मानव राजकुमार ही सबसे बड़ा अपराधी है जिसने वास्तव में मिस्टिक वैली, क्रिस्टल वैली को नष्ट कर दिया। साथ ही मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने दानव शील्ड चुराई है। चेन रुई का आकर्षक रूप वैसा ही था जैसा ब्रोक को पहले से ही उम्मीद थी। उसके द्वारा हासिल की गई खुफिया जानकारी के आधार पर ऑब्सीडियन के साथ इस चार्ल्स सहयोग का असली मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि दानव लोक की मदद से मानव जगत के सिंहासन पर कब्जा करना था। इसलिए ऐसी आकर्षक शर्तों को ठुकराने का कोई कारण नहीं था। काफी देर बाद चेन रुई ने कहा, मुझे मानना होगा कि आपने जो कहा वह वाकई लुभावना है, लेकिन मैं इन शब्दों पर विश्वास क्यों करूं? जब ब्रोक को पता चला कि चार्ल्स की दिलचस्पी है तो वह मन ही मन खुश हुआ। उसने 2 अंतरिक्ष कंगन निकाले। सर चार्ल्स, आप इन दोनों कंगनों में रखी चीजें देख सकते हैं। चेन रुई ने अपनी आत्मिक शक्ति से इसका अन्वेषण किया। एक कंगन में ढेर सारे अत्याधुनिक हथियार और कवच थे और दूसरे में गुप्त औषधियां और तरह तरह के आयुध। इनमें से कुछ मिस्टिक वैली में नहीं देखे गए थे। क्रिस्टल वैली जैसे कई ठिकाने नहीं होने चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि एक से ज्यादा होंगे। बहरहाल इन्हें अप्रत्याशित लाभ माना जाता है। कृपया इन्हें स्वीकार करें और गुणवत्ता या प्रभाव को परखने के लिए अपना समय लें। मेरा मानना है कि महामहिम के विवेक से आप सबसे सही चुनाव कर पाएंगे। ये तो बस एक नमूना है। जब तक महामहिम सहयोग करने के लिए सहमत होंगे, हम महामहिम को धन और ये उपकरण प्रदान करते रहेंगे। ऑब्सीडियन की तुलना में महामहिम को पता होना चाहिए कि सौदेबाजी में कौन सी चीज़ हल्की और कौन सी भारी है। लॉबिंग की अपील को और बढ़ाने के लिए ब्रोक का शीर्षक बदलकर महामहिम कर दिया गया था। उसे अपनी रखी शर्तों पर पूरा भरोसा था। यदि चेन रुई वास्तव में एक सम्राट अर्थात निर्मित चरित्र चार्ल्स की नाजायज संतान था, जो राजकुमार या यहाँ तक कि सिंहासन का दर्जा हासिल करना चाहता था, तो जैसा कि इसाबेला चिंतित थी, वह निश्चित रूप से ब्लिथफॉल के प्रलोभन को अस्वीकार नहीं कर सकता था। दुर्भाग्यवश वह नहीं था। इतना ही नहीं, वह एक पुराना दोस्त भी था जो ब्रोक और यहाँ तक कि ब्लिथफॉल के लिए जीवन भर के लिए अविस्मरणीय होगा। चेन रुई ने चुपके से समय का हिसाब लगाया और एक सोचती हुई सूरत दिखाई। उसके पैर की उंगलियां आदतन जमीन पर थपथपा रही थीं। अगर आप ध्यान से सुने तो आपको पता चल जाएगा कि यह एक अजीब लय थी। ब्रोक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह अभी भी अपनी वाक्पटुता से चार्ल्स को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होता जा रहा था। महाराज, सच कहूं तो मैं भी राक्षसों के शाही परिवार का सदस्य हूं। महामहिम की तरह मुझे भी मेरी चीज़ों से छीन लिया गया था। मैं समझता हूं कि महामहिम क्या महसूस करते हैं। उन लोगों की मदद से अब मुझे अपना एक बड़ा हिस्सा वापस मिल गया है और भविष्य में और भी मिलेगा। ब्रोक वाक्पटुता से बोल रहा था कि अचानक एक अजीब चेतावनी सामने आई। यदि वह दानव अधिपति क्षेत्र की सीमा तक नहीं पहुंचा होता तो उसके पास इतनी तीव्र छठी इंद्री नहीं होती। हालांकि दूसरे पक्ष से संपर्क काफी सहज था और अब कोई खतरा नहीं होना चाहिए था, फिर भी एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते जिसने कई लड़ाइयां झेली थीं, उसे इस तरह के अंतर्ज्ञान पर और भी ज्यादा भरोसा था। उसे अशिष्टता वगैरह की कोई परवाह नहीं थी। उसने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी। हकीकत ने साबित कर दिया कि यह प्रतिक्रिया सही थी। जैसे ही ब्रोक बेहद तेज गति से वापस लौटा, पत्थर की बेंच से अचानक तेज रोशनी निकली। उसने आसपास के वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ब्रोक की मानसिक प्रतिक्रिया तेज थी, लेकिन उसका शरीर प्रभावित लग रहा था। किसी कारण से उसकी शक्ति कमजोर हो गई थी और गति धीमी हो गई थी। वह मजबूती से बंधा हुआ था। चेन रुई ने अभी अभी लयबद्ध तरीके से जमीन पर थपथपाया। वह बस एक खास ध्वनि आवृत्ति का जादुई जाल इस्तेमाल कर रहा था। ये जादुई जाल इसाबेला द्वारा 7वें आंगन की बुकिंग के बाद, जब उन दोनों ने डेटिंग की थी, इस्तेमाल किए गए उपायों में से एक था। ये ड्रैगन शिलालेख और जादुई चक्र का एक संयोजन था, साथ ही प्राचीन रूनों का थोड़ा सा जादुई प्रभाव भी था। दुर्भाग्य से ये काफी सीमित था। ब्रोक ने संघर्ष किया, लेकिन कुछ देर तक बाहर निकलना मुश्किल था। उसे लगा कि वह बहुत कमजोर हो गया है, मानो उसे किसी जहरीले जहर ने संक्रमित कर दिया हो। तभी उसकी नज़र ड्रैगन की धूप पर पड़ी। उसका रंग रूप एकदम बदल गया।
क्या ये धूपबत्ती हो सकती है? कोई आश्चर्य नहीं कि चार्ल्स ने जानबूझकर कहा कि इस धूपबत्ती की गंध बेस्वाद है और यह सबसे अच्छी नहीं है। पता चला कि उसने मेरा शक दूर करने के लिए ऐसा कहा था। हो सकता है उसने पहले से ही मारक दवा ले ली हो। इसके कोई भी मायने नहीं हैं। ब्लडफॉल द्वारा दी जा रही इस तरह की अनुकूल परिस्थितियों के साथ, अगर मैं ऐसा करूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। इससे मुंह मोड़ना नामुमकिन है। ऐसा नहीं लगता कि ये तरीका आखिरी समय में अपनाया गया है। ऐसा लगता है कि इसकी योजना बहुत पहले से बनाई गई थी। क्यों? शायद वह इतने लंबे समय से अपनी दुर्जय शक्ति में लिप्त था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी हत्या की साजिश रचेगा।